द मॉडल ऑफ द न्यूक्लियर एटम, सर हाउ डू दे डू AsNA2? पता नहीं भाई, इनसे पूछो. The model of the nuclear atom was first proposed by Ernest Rutherford. He developed this model on the basis of results obtained from an experiment using gold metal foil. Complete the table with information for two of the particles in an atom of 197 AU. Electron location within atom, कहाँ होती है इसकी लोकेशन? ऑर्बिटल में होती है. एक सेकंड में देख लो इसमें लिखा हुआ क्या है. शेल एक्सेप्टेड है, ऑर्बिटल एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड क्या है? शेल एक्सेप्टेड है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑर्बिटल्स वगैरह भी एक्सेप्टेड होंगे, क्योंकि ऑर्बिटल्स वगैरह ये सारे इसी में होते हैं. ठीक है जी. शेल लिखा हुआ है वैसे तो एमएस में, लेकिन आई एम प्रेटी श्योर ऑर्बिटल और आपका जो है वो सब शेल्स भी एक्सेप्टेड ही होंगे, बिकॉज ये दोनों शेल्स के अंदर ही होते हैं. अच्छा, देन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है? न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है. रिलेटिव चार्ज कितना होता है? 0 हो जाता है. लोकेशन विद इन एटम न्यूक्लियस होता है. और टोटल नंबर कितने हो गए इसके अंदर, AU के अंदर? 118, 118, बिकॉज 197 माइनस 79 कर लिया आपने, क्योंकि न्यूट्रल एटम दिया हुआ है ना, और हम का एक न्यूट्रल एटम दिया हुआ है, तो फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर उसके पास प्रोटॉन्स भी होंगे. स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन गोल्ड. मीतालिक बॉन्डिंग. सर शेल के अंदर सब शेल फिर ऑर्बिटल होता है. यस. सो मीतालिक बॉन्डिंग, उप्स, मेटालिक बॉन्डिंग हो गई ये. फिर क्या है? A sample of gold found in earth consists of only one isotope. Explain what is meant by the term isotopes. Easy peasy. Atoms of the element, same element having the same atomic number but different mass number, या same proton number different neutron number, या same proton number different nucleon number. However you want to write it. ठीक है, मेरा दिल नहीं चाह रहा लिखने का, ये सबको ही पता होता है, तो मैं ये नहीं लिख रहा. A different sample of gold contains more than one isotope. Suggest why this different sample of gold has the same chemical properties as the sample found in earth. तो भाई आइसोटोप तो दूसरा है, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है? Because it has got the same number of electrons. याद रखना, केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन आइसोटोप, ये जो भी है. न्यूक्लियर अगर चेंजेस है तो वो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी है, वो आपकी फिजिक्स में का पार्ट है. केमिस्ट्री में आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है वैसे, लेकिन हमने तो नहीं पढ़ी, हमने तो केमिस्ट्री पढ़ी बस इसलिए. सो हम ये बोलेंगे दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर स्लैश सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. एंड आई ऑल्सो बिलीव अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा है तो वो भी करेक्ट ही होगा. ठीक है, मीनिंग यही है. तो मार्क्स स्कीम में वैलेंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैलेंस भी एक्सेप्टेड. अगर कोई बच्चा लिख रहा है दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी आल्सो मार्क्ड करेक्ट, दैट वोंट बी रॉन्ग. सर प्रोटॉन से -1, प्रोटॉन से -1 क्या? प्रोटॉन लिखने से गलत हो जाएगा जी, प्रोटॉन लिखने से डेफिनेटली गलत हो जाएगा. प्रोटॉन्स थोड़ी डिटरमिन कर रहे हो तो तुम्हारी एक्टिविटी क्या है क्या नहीं. तुम्बागा आ गया बेटा. तुम्बागा आपकी या तो वर्कशीट में था या तो मैंने आपको क्लास में करवाया था ये वाला सवाल. इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड गोल्ड. A sample of Tumbaga was analyzed. The mass spectrum of the sample is shown. ठीक है जी. So परसेंटेज अबंडेंस दी है 63-65 पे आपके पास पीक्स है, और 197 पे आपके पास एक पीक है. ठीक है जी. तो मुझे जरा ये बताएं कौन सी पीक कॉपर की है, कौन सी पीक गोल्ड की है? सिक्सटी 65 कॉपर की है, क्योंकि कॉपर का जो AR होता है वो 63 पॉइंट समथिंग करके होता है. ठीक है जी. और गोल्ड जो है वो आपका 197 है, क्योंकि उसका मास नंबर 197 था. ठीक है जी. क्या बोला भाई? कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ गोल्ड इन द सैंपल ऑफ टुम्बागा. कैसे निकालूं? 18.5. 100 में से दोनों की सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो गोल्ड की अबंडेंस आ जाएगी. सो 100 माइनस 56.36 minus 25.14 equals to 18.5. So you are getting 18.5. 18.50 आ रहा है एग्जैक्ट, या कुछ और करके आ रहा है? ठीक है, तो 18.50 लिख रहा हूं, बिकॉज ये भी 36 था, ये भी 1/4 था, दोनों 2 डेसिमल प्लेस तक हैं, तो मैं अभी इसको 2 डेसिमल प्लेसेस 18.50 लिख रहा हूं. फिर क्या है? कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्रेजेंट इन द सैंपल, गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस. अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे? बच्चे करेंगे 56.36 मल्टीप्लाइड बाय 63 प्लस
25.14% मल्टीप्लाइड बाय 65 प्लस 18.5% मल्टीप्लाइड बाय 197, जिससे आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने गोल्ड की भी मिला ली तो जाहिर बात है आपको कॉपर का एआर नहीं मिलेगा। अगर आपने कॉपर की रिलेटिव, अगर आपने कॉपर का एआर निकालना है तो आपको वही पीक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो कॉपर की है, गोल्ड की उसमें नहीं मिलाई जाएगी, जो आप गलती कर रहे होंगे और कर भी दी होगी मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है जी, या सोच ही ली होगी ये सारी गलती करते हुए। तो ये गलती नहीं करनी। कॉपर का पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर की अबंडेंस और कॉपर के एआर्स लिए जाएंगे। सो व्हाट विल यू डू, 56.36 इसकी अबंडेंस है, ऊपर ये लिख लेते हैं 56.36, डिवाइड किससे करूंगा, टोटल से। टोटल अब 100 नहीं है क्योंकि 100 में तो गोल्ड भी आ रहा है, तो मैं टोटल 100 नहीं लूंगा बल्कि 56.36 प्लस 25.14 लूंगा, इन दोनों का टोटल लूंगा क्योंकि मैं इन दोनों पे कर रहा हूं कैलकुलेशन, उसको नहीं लेना चाह रहा। सो 56.36 प्लस 25.14, ये आ गया मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ 63 वाला, इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं 63 से, ये आ गया। दूसरा वाला भी इसी तरह ढूंढ लेंगे, 25.14 डिवाइडेड बाय 56.36 प्लस 25.14 मल्टीप्लाइड बाय 65। तो अनवर साहब क्या आ रहे हैं, एक तो अनवर साहब, व्हाट फॉर्मूला इज दिस, वेटेड एवरेज मास ऑफ ऑल नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स इक्वल्स टू दैट, मेरा तो 185, दीना गलत है सर, वाई आर यू मल्टीप्लाइंग बाय 63 एंड 65, बिकॉज 63 दिया हुआ ना, मास टू चार्ज रेशियो क्या है 63, इधर भी मास टू चार्ज रेशियो 65 है, 63 और 65 है, सो 63 और ये इस तरह से करना है आपने, 63.6 आ रहा है आपके पास, 63.6 इज द आंसर, 63.62, 62 आया बस। अच्छा, 2 डेसिमल प्लेसेस उसने मांगा हुआ है तो 2 डेसिमल प्लेसेस हम लिखेंगे 63.62। एनी कंफ्यूजन्स, क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया क्या करना है क्या नहीं करना। सर वाई नॉट डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 में गोल्ड में भी आ रहा है ना, 100 पूरी जब मिलाओगी तो उसमें गोल्ड भी आ गया, लेकिन तुम्हें गोल्ड नहीं चाहिए, गोल्ड को तुम्हें एक्सक्लूड करना है, तो तुम इन्हीं दोनों का टोटल लोगी और इसी को रखोगी ओवर द टोटल। सो 56.36 डिवाइडेड बाय द टोटल बिटवीन दीज टू एंड देन 25.14 डिवाइड बाय द टोटल बिटवीन दीज टू। गोल्ड का नहीं लिया जाएगा, गोल्ड का अगर लोगी तो फिर वो पूरे टुम्बागा का एआर आ जाएगा, टुम्बागा का एवरेज एआर आ जाएगा, मुझे टुम्बागा का नहीं चाहिए, मुझे कॉपर का चाहिए टुम्बागा में से। सर आई गॉट 51.85, बजर कैलकुलेटर में गलत डाला है मेरा बेटा, या तो तुमने कैलकुलेशन ऐसे नहीं करी, चेक कर लो तुमने क्या लिखा हुआ है, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सर कैन आई राइट दिस एज 56.36 मल्टीप्लाइड बाय 63 प्लस 25, हाँ कॉमन निकाल दो उसको, सही है, वो भी सही है। अच्छा जी, अब मैं जरा बैठूं, आह, देख लिया फजर क्या गलती थी, या तो कैलकुलेटर में गलत डाला है या तो इधर एक्सप्रेशन गलत लिख दी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। क्या आ गया, पीरियोडिसिटी आ गई, क्या बोला था, पीरियोडिसिटी का सवाल हमेशा आएगा, ऑर्गेनिक का सवाल हमेशा आएगा, ये दोनों तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ग्रुप 2 ग्रुप 17 पे आपने अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखनी है, 70% आपका पेपर इन 4 टॉपिक से निकल जाएगा। बाकी हाँ, बाकी फिलर टॉपिक्स है, इक्विलिब्रिया की आइस कैलकुलेशन, मोल स्टोइकियोमेट्री, एंथैल्पी चेंजेस की, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। द टेबल गिव्स सम डेटा फॉर एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड एंड सम ऑफ देयर कंपाउंड्स। एलिमेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सोडियम के अंदर मेटालिक है, मैग्नीशियम के अंदर कौन सी है, उसके अंदर भी मेटालिक है, ठीक है जी, सो मेटालिक। एल्यूमिनियम के अंदर भी मेटालिक और सिलिकॉन के अंदर भी मेटालिक, राइट। नहीं, कोवेलेंट है, कोवेलेंट, सो इट इज कोवेलेंट, कोवेलेंट। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड लिखना है कि सोडियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaO, है ना, नाउ Na2O होता है, ठीक है जी। यही मिस्टेक्स है, ये मैंने आपको पहले से बताई हुई है, लेकिन फिर भी अक्सर और बेशतर बच्चे बस जल्दी जल्दी करने में NaO लिख के आ जाते हैं, बस उनको लगता है ऑक्सीजन ऐड करना है हर जगह। ये क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा, एल्यूमिनियम का क्या होगा,
ONA2 लिख दे तो थप्पड़ पड़ेगा, Al2O3 हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन का क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है जी। फिर अब हमने क्लोराइड के फॉर्मूलाज लिखने हैं। एल्यूमिनियम के क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AlCl3, वेरी गुड, AlCl3, ठीक है, नॉट Al2Cl6। Al2Cl6 गैसियस फेज में होता है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके, ठीक है, तब जाके वो डायमराइज करता है, गैस फेज में जाके वो नॉर्मली इस तरह से नहीं एक्ट करता। दिस इज SiCl4। एंड फॉस्फोरस का कौन सा होता है? फॉस्फोरस के दो होते हैं, आप PCl3 भी लिख सकते हैं, PCl5 भी लिख सकते हैं, लेकिन PCl4 मत लिखिएगा, PCl5, ठीक है। मैं PCl5 लिख रहा हूँ, PCl3 भी अगर आपने लिखा है तो वो भी कोरेक्ट होगा, ठीक है, इट वॉन्ट बी रॉन्ग। सर Al2Cl6 लो पर नहीं होता? नहीं, Al2Cl6 गैशियस फेज में होता है जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। वो सॉलिड स्टेट में डायमराइज नहीं कर सकता, वो गैशियस फेज में ही जाके डायमराइज करता है। HCl2 is formed in the following reaction: H2Cl2 plus Cl2 equals to 2HCl2। इक्विलिब्रिया डेल्टा H भी दिया हुआ है, कुछ ना कुछ उससे रेलेवेंट आपको निकल रही होगी बात। Complete the dot and cross diagram to show the bonding in a molecule of HCl2, show outer electrons only। हाँ जी, कैसे बनाएंगे? इजीली बनाएंगे, इजीली। सल्फर ये रहा, क्लोरीन ये रहे दोनों, ठीक है जी। और फिर हमें क्या करना है? हमें पता है क्लोरीन हमेशा वन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो वन सिंगल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड। और बाकी हमने क्या करना है? हमने आउटर इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे शो करने होते हैं। यहाँ पे मिस्टेक क्यों होती है, यहाँ पे मार्क्स क्यों कट होते हैं? बिकॉज आप सारे के सारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स दिखाना भूल जाते हैं, आप इतना ही छोड़ के आ जाते हैं। सारे के सारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, तो क्लोरीन्स को मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ। दिस इज क्रॉस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस, क्रॉस क्रॉस, और ये आ गया आपके पास डॉट 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 डॉट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बॉन्ड एंगल क्या होगा? की भी देंगे ना? नहीं, इधर की देने की जरूरत नहीं है बेटा, जब और कोई चीज इस्तेमाल करो तब होगा। 104.5 होगा और बेंड शेप होगा, वेरी गुड। सो इट शैल बी वी या फिर बेंड शेप। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 104.5 डिग्रीज होगा। ये पानी के मॉलिक्यूल की तरह है, इट्स नॉट ट्राइगोनल प्लेनर। Complete and fully label the reaction pathway diagram for the reaction between H2Cl2 and blah blah blah। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें पता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। So we need to make the enthalpy profile diagram for an exothermic reaction। तो ऐसे होती है ना, ये हो जाएगी एक्सोथर्मिक की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, राइट? नहीं तो फिर ये वाली हो जाएगी। मैं बहुत गंदी एक्टिंग करता हूँ भाई ने। अच्छा जी, ये करते हैं और इसको यूं करते हैं। और हमारी प्रोडक्ट क्या थी? 2HCl2, 2HCl2। और क्या करना है हमने? क्या क्या लेबल करना है? Complete and fully label the reaction pathway diagram for the reaction between H2Cl2 and Cl2, include labels for activation energy and enthalpy change over the forward reaction, blah 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 blah। ओके ब्रो, आई गॉट यू। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाते हैं इमेजिनरी, और यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाते हैं इमेजिनरी, इसको डॉटेड करते हैं। ये डायग्राम पेन से बनानी है, पेंसिल से बनानी है? पेंसिल से बनानी है। जितनी भी डायग्राम्स है वो पेंसिल से ही बनेंगी, पेन से नहीं बनाना, गलत हो गई तो फिर पेन मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है जी, तो उसमें आपका सब कुछ खराब हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एच, डेल्टा एच मेक श्योर करना डाउनवर्ड एरो हो, बिकॉज एक्सोथर्मिक चेंज है, हमेशा रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स जो है वो करता है। व्हाट इफ इट्स करेक्ट एंड यू यूज पेन? इफ इट्स करेक्ट एंड यू यूज पेन, गुड, अच्छी बात है। लेकिन इफ इट्स इनकरेक्ट एंड यू यूज पेन, देन क्या होगा अदीना? पेपर तबाह हो जाएगा। तो फिर क्या बेटर होगा? रिस्क लेना बेटर होगा, रिस्क नहीं लेना बेटर होगा? नहीं लेना बेटर होगा, ठीक है। और एग्जाम के शुरू में लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है? You may use an HB pencil for any diagrams or graphs।
तो यूज दैट, ठीक है जी, दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। अच्छा जी, फिर क्या करना है हमको, और कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? और तो कुछ नहीं बनाते ना इसमें, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह उन्होंने बोला हुआ नहीं है तो हम वो दिखाने की जरूरत नहीं है एज सच। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट, सो लेट्स जो है वो मूव ऑन। ओके जी, on the axis sketch the trend in the melting points from sodium to sulfur। डेल्टा एच की वैल्यू नहीं लिखनी और स्टेट्स, डेल्टा एच की वैल्यू लिख दो, लेकिन लिखने को बोला नहीं उन्होंने। अगर तुम्हें लिखना है तो -40.6 लिख दो इधर, और स्टेट्स लिख दी हमने। नहीं भी लिखते तो कोई ऐसी कोई मस्ती की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट कैसे दिखाते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट, राइज टिल सिलिकॉन एंड देन ड्रॉप्स। तो राइज टिल सिलिकॉन, तो हम राइज करेंगे सिलिकॉन तक, ठीक है जी, फिर ड्रॉप करेंगे, और मेरे ख्याल से बुक्स एक सेकेंड, राइज करते हैं सिलिकॉन तक, फिर ड्रॉप करते हैं, और यूं, है ना, सही है। इस पे मार्क्स मिल जाएंगे पूरे? नहीं, क्यों, क्या गलत है इसमें? यही तो करते थे, सोडियम से सिलिकॉन बढ़ता है, फिर सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस में ड्रॉप आता है, फिर सल्फर में बढ़ जाता है। इट हैज टू बी लोअर देन मेटल, यस। सो नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स डेफिनेटली मेटल से लोअर ही होंगे, दे हैव टू बी लोअर। सो ये बनेगा आपके पास कुछ, इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। गिव 3 स्टेटमेंट्स टू एक्सप्लेन योर स्केच, स्केच एक्सप्लेन करें। Silicon has highest melting point because it has covalent bonding and it is giant covalent। because it has covalent bonding नहीं, because it's giant covalent, ठीक है। फिर phosphorus and sulfur have weaker van der Waals forces, okay। और इसके अलावा, ये तो दो हुए, तीसरा, sodium has stronger, what has sodium stronger, metallic bonding gets stronger from sodium to aluminium, why is it getting stronger, because more delocalized electrons and more cationic charge, ठीक है। और इसके अलावा सल्फर के अंदर आपके पास वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा हैं, बिकॉज वो S8 है, सो इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर स्ट्रॉन्गर टेम्पररी डायपोल फोर्सेस। तो इन टोटल मेरे ख्याल से 4 पॉइंटर्स हैं आपके पास, यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं सोडियम टू सिलिकॉन एक मिला के लिख रहा हूँ, फिर मैं फॉस्फोरस और सल्फर के ड्रॉप की बात करूंगा, और सल्फर की बता दूंगा कि उसका ज्यादा किया है, क्यों है। तो लेट्स राइट डाउन। तो सोडियम टू एल्यूमिनियम, दी metallic, the strength of metallic bonding increases as the cationic charge increases, as the cationic charge and number of delocalized electron increase, number of delocalized electrons increase। ये हो गया, अब जगह ही खत्म हो गई, सिलिकॉन का नेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है जी। सिलिकॉन हैज द हाईएस्ट melting point as it is giant covalent। फिर आ जाओ नंबर 3 पे, क्या लिखना है, फॉस्फोरस और सल्फर का बाकी सबसे कम है। फॉस्फोरस एंड सल्फर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स as they are simple molecular and only have temporary dipole forces, temporary dipole forces, ठीक है जी। इसके अलावा एक और चौथी बात भी यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर किसी ने इन तीनों में से कोई एक नहीं लिखा हो तो वो चौथी बात अगर ये लिख दे, सल्फर का फॉस्फोरस इसलिए ज्यादा है बिकॉज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो भी आपके पास यहाँ पे काउंट हो जाएगा। सर ये सेटिंग जूम पे कब तक रहेगी, एंड ऑफ क्रैश कोर्स? तुमने किसी से बातें करनी होती क्लास में है, और जो है वो एस सल्फर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये बाहर लिखना नहीं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सारे पॉइंटर्स लिख रहा हूँ फॉर योर रिविजन। देन फॉस्फोरस
as it exists as S8 while phosphorus exists as P4, so it has more electrons and stronger temporary dipole. अच्छा जी, सर ना करें यार, बड़ी बोरियत हो रही, कुछ फन नहीं हो रहा। P4O10 का वाटर के साथ रिएक्शन लिखना है, P4O10 प्लस वाटर इक्वल्स टू H3PO4। ठीक है जी। और क्या है हमारे पास? 6H2O एंड 4H3PO4। वेरी गुड। सो ये बैलेंसिंग आ गई आपकी इस चीज की। भाई देखो, मसला तुम लोगों का इतना नहीं है, A2 वालों का ज्यादा मसला है, ठीक है नहीं? उनको कंट्रोल में रखने के लिए करना पड़ा। तुम लोग तो वैसे भी इतनी बातें नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि अब मैं हर मीटिंग से पहले चेंज नहीं कर सकता उस चीज को, क्योंकि वो जूम के ऑनलाइन जाके उसका पोर्टल खोल के उसमें लॉग इन करके फिर वहां पे जाके चेंज करनी पड़ती है। अगर यहीं पे होती, इसके क्लाइंट में होती वो सेटिंग, तो मैं कर भी देता। लेकिन इसके क्लाइंट में सेटिंग नहीं है, वो जाके बार बार जाके साइन इन करके वहां से चेंज करनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली। सो ये जो है वो छोटा सा मजाक किया हुआ है हमारे साथ जूम ने। नहीं, इधर से नहीं होती, जब से जूम अपग्रेड हुआ है, अपडेट हुआ है, तो वो अब नहीं होती वहां से। SO2 can be released into the atmosphere when fossil fuels containing sulfur are burnt. State one, state and explain one environmental consequence of the release of SO2 into the atmosphere. जी क्या हुआ सर? क्रैश कोर्स के बाद आप हमें ग्रुप से रिमूव कर देंगे? नहीं भाई, जूम का लॉग इन ऑटो सेव भी नहीं करता क्रेडेंशियल, सो अनोइंग। ओहो। ग्लोबल वार्मिंग, सल्फर ग्लोबल वार्मिंग करती है? ये कौन पढ़ा रहा है बेटा तुमको? एसिड रेन, लीचिंग। लीचिंग, एसिड रेन लिखो, और क्या लिखोगे उसके साथ? और ये अदीना, ये सर सर क्यों लिख रही तुम इतना बड़ा बड़ा? कोरोजन ऑफ सॉइल, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, एरोजन, और वो बला बला बला। बिकॉज क्वेश्चन, रीड इट। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर व्हाट इफ, सर व्हाट इफ रोड दैट सल्फर हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन फास्फोरस सो स्ट्रॉन्गर टेम्परेरी डायपोल्स। हाँ, तो ये लिख दिया ना बेटा, ये लिख दिया ना। इन चारों में से कोई भी तीन तुमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इन चारों में से कोई भी तीन यू नीड टू फिट इन ओवर हियर। ओके बेटा। अदीना, अदीना थी ना? हाँ। ओके जी, लेट्स राइट। रिलीज of SO2 in atmosphere causes acid rain that erodes buildings. सिंपल, इतनी लाइनें पता नहीं किस खुशी में दी है, पागल। अच्छा जी। व्हाट अबाउट इक्वेशन फॉर एसिड रेन? यार 2 मार्क्स दिए हुए हैं, तो एक स्टेट हो गया एसिड रेन, और एक हो गया एक्सप्लेन हो गया। लेकिन वही बात हो गई, जो डिस्टिंक्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं वो इक्वेशन लिख दें, ठीक है जी, वो और चीजें लिख दें। क्रॉप्स डैमेज हो गई, डेथ ऑफ aquatic एनिमल्स, ये वगैरह। सर वोंट वी गेट वन वन मार्क फॉर दैट? फॉर इक्वेशन नहीं, मतलब मार्क स्कीम में ये लिखा हुआ है, ये लो। ठीक है। बट यही है भाई, तुम लोगों को अगर फील हो रहा है कि भाई ये ज्यादा और चीज लिखनी चाहिए, लाइनें भी बची हुई हैं और ज्यादा लिख भी सकते हो, तो लिखो। अपने आप का पॉइंट, अपना पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर करके आओ कि भाई ये चीज है। सर डू यू नो अ क्लाउड इज 500,000 kilograms? आई डेंट नो दैट। बट डेंसिटी इसकी बहुत लो होगी ना? डिड यू नो दैट द डेंसिटी ऑफ अ शिप इज लेस देन 1 gram per centimeter cube? What is it made of? What is it made of? है? The ship is made out of metal, ship is made out of plastic, ship is made out of air. असल में जो शिप होती है ना, आई शो यू अ शिप। व्हाट इज शिप? लीचेज मतलब उसमें से निकाल देती है।
एयर, यस। जो ये बॉटम में ये शिप के नीचे इतनी बड़ी ये जो ये होता है, ये अजीब सा ये इसका लोदड़ा, ये क्यों होता है लोदड़ा पता है? वाई डू दे हैव दिस बिग जाइनॉर्मस, क्या कहेंगे इसको, बिग जाइनॉर्मस बॉटम ऑफ द शिप? वाई डज इट नीड टू हैव सच ए बिग बॉटम? बिकॉज यहाँ पे इधर जो है वो क्या है, इधर सिर्फ हवा भरी हुई होती है, दिस इज ऑल इज एयर। सो एवरेज डेंसिटी लेने पे वो लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाती है। एंड यू नो दैट क्या होता है, एंड यू नो दैट थिंग्स कैन ओनली फ्लोट ऑन वाटर if they have less density than water. So ships have low densities than water. बट मूवीज में तो वहां किचन होता है, हाँ होता है वहां पे, लेकिन उसको सॉलिड नहीं होता वो अंदर से। ये दिमाग में रखो कि वो सॉलिड नहीं होता। वहां पे किचन भी है तो किचन क्या है, किचन में मोस्टली हवा ही होगी ना। नीचे कार्गो भी रख रहे हैं तो नीचे कार्गो पूरी तरीके से जैम पैक तो नहीं करेंगे उस कार्गो को, उसमें हवा की बहुत सारी पॉकेट्स होंगी। तो रिलेटिवली स्पीकिंग देयर इज अ लॉट ऑफ एयर इनसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर। इट्स नॉट जस्ट मेटल मेटल, पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है आपका। इट्स नॉट अ सॉलिड ब्लॉक दैट इज डाउन बिलो ओवर देयर। बेटा इधर अदीना, यहाँ पे एसेट और P4 के अंदर तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी बात, ठीक है जी? तुम्हें एसेट और P4 के अंदर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सर डू यू नो हाउ मच यार्ड यार्ड कॉस्ट? अबाउट $1 million मे बी, आई थिंक। या इट्स नॉट स्पेसिफिक टू ऑल केसेस डियर। आपने प्रोस्पेरिटी एकेडमी क्यों रखा नाम? गॉड। अराउंड 8 million, अ गुड वन। ओहो। मेरे नाम का जो मतलब है, मेरे नाम का मतलब प्रोस्पेरिटी है इन इंग्लिश। वरना उर्दू में बोलोगे तो उसके मेरे नाम का मतलब तरक्की है, दैट्स व्हाई इट्स प्रॉस्पेरिटी अकेडमी। जी जैनब क्या हुआ? सर डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस बिकॉज चार्ज स्टेज सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। नो जैनब, डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस एज चार्ज रिमेन्स द सेम बट द आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। तो आयोनिक रेडियस जब इंक्रीज करता है तो वो इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता अपने डीलोकलाइज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है? The elements in the third period show a general increase in their first ionization energies from left to right. Identify two pairs of successive elements in the third period that do not agree with the statement. For each pair, explain why the ionization energy does not agree with the statement. Use of data booklet may help you to answer this question. Data booklet अब तो हमारे पास होती नहीं है, आपको तो याद करना है। हाँ जी, तो कौन से दो सक्सेसिव एलिमेंट्स होते हैं? Mg and Cl नहीं होते। कंसेक्यूटिव बोले में Mg and Cl। अच्छा, Mg ने एल्यूमिनियम लिखना चाहता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया ठीक है। ग्रुप 2 ग्रुप 13 हो गया, और ग्रुप 2 ग्रुप 13 होता है, और ग्रुप 15 ग्रुप 16 में होता है। तो आपने बस जाके पीरियोडिक टेबल में देखना है कि भाई ग्रुप 2 ग्रुप 13 वाले किधर है। पीरियोडिक टेबल यहाँ पे नहीं है, पुराना पेपर है, इसमें डाटा बुकलेट में हुआ करता था। तो आप एक लिखेंगे मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। नहीं अब नहीं होती फजर, पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती। ठीक है जी, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम होगा और फॉस्फोरस एंड सल्फर होगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात जो है इसको एक्सप्लेन भी करें, क्या होती है एक्सप्लेनेशन? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में डिप क्यों आता है? मैग्नीशियम की ज्यादा क्यों होती है एल्यूमिनियम, सॉरी, एल्यूमिनियम की ज्यादा क्यों होती है मैग्नीशियम से? ये होता है ना, इट इंक्रीजेज, सॉरी डिप आता है, एल्यूमिनियम कम होती है मैग्नीशियम से। हाँ उल्टा बोल दिया। एल्यूमिनियम हैज पी ऑर्बिटल, पी हैज स्पिन पेयर रिपल्जन। हाँ जी, यही होता है कि एल्यूमिनियम जो लूज करता है वो पी ऑर्बिटल में से लूज करता है, मैग्नीशियम एस ऑर्बिटल में से लूज करता है। पी ऑर्बिटल इज शील्डेड बाय द एस ऑर्बिटल, तो पी में से निकालना आसान होता है। या फिर ये लिख लो कि पी जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इसलिए भी उसमें से निकालना आसान होता है। और फॉस्फोरस एंड सल्फर के बीच में क्या मसला होता है? फॉस्फोरस एंड सल्फर के बीच में ये होता है कि सल्फर के अंदर आपके पास स्पिन पेयर रिपल्जन होती है, फॉस्फोरस में नहीं होती है, ठीक है जी। तो उधर आप ये एक्सप्लेनेशन कर देंगे। हाउ पी इज अ हाई एनर्जी ऑर्बिटल सो इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन? बिकॉज जो हायर एनर्जी होता है वो ज्यादा बाहर एग्जिस्ट करता है, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता है, ठीक है जी। जो लोअर एनर्जी होता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा करीब होता है।
तो एस ज्यादा करीब होता है, पी ज्यादा दूर होता है। तो जो ज्यादा दूर होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, बिकॉज उसको फुल न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं हो रहा होता। हाँ अदीना, ये लिख सकते हो आप। ये लिख के दिखाऊं बच्चों, ये लिख लोगे सब? लिख के दिखाऊं? अच्छा लिख के दिखाएगा। सो पेयर वन क्या है? मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है जी। मैग्नीशियम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल, या ये लिख लो 3s ऑर्बिटल, while aluminium loses from 3p orbital. 3p orbital is higher in energy and farther away from the nucleus. अच्छा ये एंड जो लिख रहा हूँ ये लिखना जरूरी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, अच्छी बात है। एंड इट इज ऑल्सो बीइंग shielded by 3s orbital, so losing an electron from 3p is easier and requires lesser energy या less energy। फिर पेयर टू क्या है? पेयर टू आपके पास है फॉस्फरस एंड सल्फर। ठीक है जी। तो फॉस्फरस हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोई बता सकता है फॉस्फरस की? आई बिलीव इट शुड बी नियॉन से होगा। फिर नियॉन से अगर हम शॉर्ट हैंड लिख दें तो 3s2 3p3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1s2 2s2 2p6, तो नियो, हाँ। पूरी भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है कि भाई एग्जामिनर तुमसे मांग नहीं रहा। तो मैं ये लिख सकता हूँ, कोई मसली बात नहीं है, पूरी भी लिखी जा सकती है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यू कैन राइट इट ऑल डाउन। ठीक है जी। सो phosphorus has electronic configuration this, and sulfur has electronic configuration neon 3s2 3p4. The electron being removed in sulfur is experiencing spin pair repulsion, so it is easier to remove it and requires lesser energy। ठीक हो गया। सो दिस इज द गेनिंग ऑफ 4 मार्क्स ओवर हियर। इसमें कोई प्रॉब्लम? बस मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी। सर कुड बी से दिस? सर आई आल्सो अंडरस्टूड इट ऐसे कि सिंस इट ऑलरेडी हैज सम एनर्जी, लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। नहीं मुस्तफा, दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू थिंक अबाउट इट। अब आ जाते हैं हम पेपर पे। Trihalomethanes are organic molecules in which three of the hydrogen atoms of methane are replaced by halogen atoms. For example, CHF3. Easy peasy, straight forward. ठीक है जी। थोड़े टाइम की बात है, ट्रम्प गिरेगा, इट्स नॉट सस्टेनेबल। क्या पता नहीं गिरेगा, हमारी बड़ी बारी में सब उल्टा हो गया। यूएस, मेरे ख्याल से यूएस में इसका नाम बना हुआ है, इतना कोई खास वहां है नहीं। आई डोंट फील लाइक
मतलब एक पर्सनली मैं तो नहीं जाना चाहता भाई कभी भी यूएस। सबसे पहली बात तो उनका कल्चर ही बिग नो नो है मेरे लिए। एज अ मुस्लिम इट्स लाइक भाई पता नहीं क्या अजीब भाई हरकतें कर रहे होते हैं वहाँ। एंड सिर्फ वो यूएस का नहीं है, बाहर भी आप यू गो एनीवेयर, सबसे बड़ी चीज आपको जो लगेगी ना, बहुत बड़ा आपको कल्चर शॉक फेस होगा। कल्चर ही वहां का इतना अजीब सा, एंड बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग इन दैट कल्चर इज समथिंग वेरी वेरी हार्ड टू डू। और दूसरा ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, आप फॉर एग्जाम्पल टर्की भी चले जाए, यानी मुस्लिम मुल्क भी चले जाएं, तो वहां पे भी आपको वो वेस्टर्नाइज पूरा ही तरीका मिलता है, और आप अजीब वियर्ड आउट है होते वहां पे ये क्या हो रहा है। दूसरा आपके पास ये कह लो, और दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं तो वो भी इतने ज्यादा, जैसे पाकिस्तान है, इसमें बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी मुस्लिम कल्चर पे है फिर भी, आई फील लाइक बाकी सब जगहों पे बहुत अजीब हो गया कल्चर अब तो, वेरी वेरी वियर्ड कल्चर्स। Sir, we were born for the American dream. No, you were not born for the American. कनाडा सऊदी आ जाओ, यहाँ एक IAFFAT यूनिवर्सिटी है वो बेस्ट। सर गो टू लाहौर। यस कारी साहब ऑन टॉप है। भाई देखो तुम लोगों ने सब अपने बच्चों को जो है ना प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी में डालना है, ठीक है। ए लेवल्स फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी कॉलेज एंड डिग्रीज फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। सर स्कूल्स इन पाकिस्तान gave me culture shock. Schools? Six schools? What? सर आपने स्कॉलरशिप भी देनी है, तुम्हारे बच्चे अगर इस काबिल हुए तो दे दूंगा स्कॉलरशिप। प्रॉस्पेरिटी कॉलेज कब तक बन रहा, अभी तो नहीं लग रहा, अभी तो अनलाइकली लग रहा है अभी बनना, क्योंकि मुझे उसका सोल प्रोप्राइटर अगर होनी, लाइक आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर नॉट गोइंग टू अग्री। लाइक अगर पार्टनरशिप में होगा वो बिजनेस तो पीपल आर नॉट गोइंग टू अग्री टू द फर्स्ट थिंग कि प्रॉस्पेरिटी रखें हम नाम, बिकॉज इट्स कंप्लीटली गोइंग टू बी ऑन माई। तो वो होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हैव टू वर्क रियली हार्ड टू बी द सोल प्रोप्राइटर इन दैट कंपनी। खैर देखा जाएगा, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, इतना तो मुझे पता नहीं है, अभी तो मैं छोटा सा आदमी हूँ, अभी तो यूनिवर्सिटी में फंसा हूँ, पहले तो मैं पढ़ाऊंगा ए लेवल कॉलेजेस में, एंड देन आई एम गोइंग टू फाइंड सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड टॉक विद देम कि भाई ये कॉलेज खोलना है, ये करना है, वो करना है, एंड देन इवेंचुअली, क्योंकि पार्टनरशिप तो करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा काम। हाँ ये है, देर आर सम इंडिविजुअल्स आई एम वर्किंग विद देम, अल्लाह करे वो साथ ही रहे और उनके होश भी ठिकाने रहे, कि वो मेरे अगेंस्ट टर्न ना हो, तो जो है वो आई थिंक कुछ ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी भाई अब अल्लाह खैर करे, सोचता तो बहुत कुछ है बंदा, आता भी मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसे करना होता है क्या नहीं होता। सर हाउ टॉल आर यू है, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार, ओके। सर हम आपके पार्टनर्स बन सकते हैं, ओके। ये मेरी हाइट की पूछी जा रही है बाय द वे, है। अच्छा चलो, द इक्वेशन शोज अ रिएक्शन टू प्रोड्यूस CHF3। आई एम शॉर्ट, आई एम नॉट दैट मच टॉल, आई एम एन एवरेज, एवरेज जो हाइट है पाकिस्तानियों की जो है वो वही है मेरी हाइट। आई एम 5'6" और 5'7", तो इससे ज्यादा नहीं है, 5'7" से ज्यादा नहीं है, तो मुझे पता है, आई थिंक मैं इतना लंबा नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, use data to calculate enthalpy change of reaction delta H reaction for the formation of CHF3। Why did it, ये तुम्हारी गलती है बेटा, 5'11" तो मैं हो ही ना जाऊं कहीं। अच्छा, CHI3 + 3 AgF equals to CHF3 + AgI। द कंपाउंड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन CHI3 की, CHF3 की, AgF की, AgI की, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, बोल रहे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हमको निकाल के दे दे, ठीक है जी। सो लेट्स जो है वो क्या कहते हैं, ये लिखें, और हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो यहाँ पे हेस साइकिल बनानी होगी। तो हमारी हेस साइकिल भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत डिटेल में रिवाइज हो जाएगी। हेस साइकिल बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लुक एट द डाटा, सारी डाटा फॉर्मेशन वाली डाटा है, तो नीचे क्या लिखूंगा, व्हाट विल आई राइट डाउन इन द बॉटम, एलिमेंट्स लिखूंगा सारे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स, अब उनको उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स में हमें लिखना होगा। कार्बन है, फिर मेरे पास हाइड्रोजन है, फिर मेरे पास आयोडीन है, फिर मेरे पास सिल्वर है, फिर मेरे पास फ्लोरीन है, राइट। ये हो गए सारे एलिमेंट्स। इसके अलावा कोई चीज या इसमें कोई गलती आपको नजर आ रही है, क्या गलती है, F2 होना चाहिए, वेरी गुड।
सो भाई इस बात का भी ख्याल रखना कि भाई जल्दी वल्दी में हैलोजेंस को ना भूल जाना कि वो F2I2 है, H2 है, ये सब चीजें हैं, तो उसके हिसाब से ही करना। अच्छा बहरहाल फिर हम अपने एरोस बना लेते हैं। हमें पता है कि यार ये सारी चीजें कंबाइन करके ये बना रही है, और यही सारी चीजें कंबाइन करके ये वाली साइड ऑफ द इक्वेशन भी आपको बना के दे रही है। अब हमने ये देखना है कि यार क्या क्या बन रहा है। तो वी कैन क्लियरली सी, और मैंने आपको फॉर्मेशन बताया था, फॉर्मेशन क्या होती है, व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म। So we are only interested that how many moles of compounds are being made. उन्होंने यहाँ पे ऐसी कोई इंडिकेशन आपको नहीं दी कि भाई बैलेंस्ड हाइस साइकिल बनाना। They have not told you to make a balanced हाइस साइकिल, so I don't need to care about the balancing. लेकिन मैं बैलेंसिंग इसकी फिर भी कर दूंगा रिवीजन के लिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, पहले इसको सॉल्व करता हूँ, बैलेंसिंग देख लेंगे। अच्छा, तो फॉर्मेशन में क्या जरूरी होते हैं, मोल ऑफ कंपाउंड। तो आपने मोल ऑफ कंपाउंड देखने कितने हैं कितने नहीं है, इसको हम कह लेते हैं डेल्टा H2। डेल्टा H2 की वैल्यू आ गई, हमें नजर आ रहा है कि हमें एक मोल ऑफ CH3 बनाना है, उसकी फॉर्मेशन -182.1 है। सो आई विल टेक -182.1 वंस एंड 3 टाइम्स AgF, यानी मुझे उसकी फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा बाय 3, सो -204.6। ये हो गया मेरा डेल्टा H2 वाला एरो का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एंड इसी तरह मैं डेल्टा H3 की भी निकाल सकता हूं कि एक मुझे CHF3 की चाहिए होगी -692.9, and plus I'll need 3 times of AgI. So I need to take 3 times of AgI. पॉजिटिव हो जाएगा मेरा बच्चा, लेकिन अभी मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं करा, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। ठीक है, जब हम रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिवर्सिंग में हमारा सब कुछ सही हो जाएगा खुद। अच्छा, 3 टाइम्स AgI क्या है, -61.8 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इतना भी कर लिया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेल्टा HR, जो हमको ढूंढना है। और अब हमें पता है कि यार अगर मुझे जो है वो A से B जाना है, तो क्योंकि मैं सीधा नहीं जा पा रहा, तो मेरा लॉजिकल पाथवे क्या निकलता है, मेरा लॉजिकल पाथवे निकलता है कि भाई पहले नीचे जाओ फिर ऊपर आ जाओ। राइट, दिस इज द लॉजिकल पाथ, कि दैट फ्रॉम हियर फर्स्ट गो डाउन मेक दिस, एंड फ्रॉम हियर मेक दिस, एंड ये आप वापस से B पे पहुंच जाएंगे। So you can clearly see these two arrows conflict, so this should be a negative sign, and these two arrows are in the same direction, so this should be a positive sign. That means that your delta HR is equivalent to the negative of delta H2। मुझे delta H2 वाले को नेगेटिव करके लेना पड़ेगा, और डेल्टा H3 को मुझे एज इट इज लेना पड़ेगा, वो जो भी मेरे पास आ रहा है। तो कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं डेल्टा H2 को नेगेटिव करूंगा, एक काम करो, ये वैल्यू दे दो, फिर एक ही दफा मैं नेगेटिव करके लिख लेंगे। ये वैल्यू कैलकुलेट करो और डेल्टा H3 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है इन दोनों की वैल्यूज, इधर और इधर। तो जैसे फॉर्मेशन में मोल जरूरी है, डेल्टा रिएक्शन में क्या जरूरी होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स दोनों, बिकॉज वो रिएक्शन इक्वेशन भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिएक्शन की इक्वेशन क्या है। ठीक है, सो इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन इक्वेशन। तो तुम्हारे पास तुमने जो बैलेंसिंग करी है ना उस रिएक्शन इक्वेशन में, वो उसके हिसाब से उसका डेल्टा H आ रहा है। ठीक है, -795.9, -795.9 ये आ गया, और डेल्टा H3 क्या आ रहा है, -878.3, -878.3। अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि मुझे जो है वो डेल्टा H2 को रिवर्स में लेके करना है। तो डेल्टा H2 को रिवर्स में लूंगा तो +795.9, और डेल्टा H3 को एज इट इज लेना है, यानी उसको मैं -878.3 ही लूंगा, उसको मैंने कुछ रिवर्स नहीं करना। तो मेरा फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा -82.4। दिस इज हाउ यू डू योर हेस साइकिल वाले क्वेश्चंस। अच्छा, और इसमें जो है वो राउंडिंग ऑफ का रूल भी समझ लें। इसमें जो राउंडिंग ऑफ का रूल होता है हेस साइकिल वाले कैलकुलेशंस में, इसमें तुम देख रहे हो ये सारी की सारी वैल्यूज फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक दी है ना, तो आप अपना आंसर भी फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक दीजिएगा। अगर ये यूनिट्स प्लेस तक दी हुई थी सारी, तो आप भी यूनिट्स प्लेस देते। राइट, तो जो भी यहाँ पे डेसिमल प्लेस आपको प्रोवाइडेड है, जो भी प्लेस वैल्यू प्रोवाइडेड है, वहां तक आपने राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस वाला रूल फॉलो नहीं होगा, क्यों, बिकॉज आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। आपने कोई मल्टीप्लीकेशन या कोई ऐसी चीज या डिवीजन कोई फॉर्मूला में इन्वॉल्व नहीं थी, आपने सीधा सीधा ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए वैल्यूज। तो जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज, तो जो भी आपकी डेसिमल प्लेस होती है, प्लेस वैल्यू होती है सबसे कम, वहां तक आप राउंड ऑफ कर देंगे, यानी मैंने -82.4 तक राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा, अगर कोई इसकी बैलेंसिंग देखना चाह रहा है, तो एक कार्बन, मुझे एक हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे हाफ करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। मुझे 3 आयोडीन चाहिए तो मुझे 3/2 आयोडीन चाहिए होंगे। 3 Ag चाहिए है और 3 F चाहिए, तो मैं इसको भी 3/2 कर दूंगा। लेकिन एज यू कैन सी कि ये बैलेंसिंग करने का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज एलिमेंट्स की बैलेंसिंग डज नॉट मैटर इन फॉर्मेशन एंथैल्पी।
Any problems in this question? No. If Minahil, the question says that draw a balanced Hess cycle, then you're going to make sure you draw the balanced and proper things. If it says draw a Hess cycle, then you need to make sure it's perfect. But if it's not saying anything, if it's just saying just calculate the delta HR, so you can get away from the balancing. आपको balancing करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपका टाइम जाया होगा. ठीक है, जैसे पढ़ा है. अच्छा, इसकी एमएस भी खोल लें जरा, तो आसानी हो जाएगी. विंटर 1822 ना, विंटर 1822 -82.4. मजा आ गया. अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं. अब क्या है, द ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पीवी एंड पी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे एक एफ एच है, एक एफ है. लेफ्ट हैंड साइड पे एक नहीं है, 3AG 3F. ठीक है, 3F ही है. अच्छा, the graph shows relationship between PV and P at a given temperature for CH3F and an ideal gas. Ideal gas हम सबको पता है कि यूं होती है, और CHF3 की इन्होंने वेरिएशन दिखाई हुई है इस तरीके से. CHF3 is not an ideal gas. State three basic assumptions that scientists make about the properties of ideal gases. हाँ जी, तो कौन सी 3 basic assumptions हैं? Any 3 basic assumptions? No intermolecular forces. Okay, so we're going to say there is no intermolecular forces. पहली वाली बात ये लिख लेते हैं. आप लोग लिखते जाए, मैं आप लोगों के आंसर्स यहाँ पे लिखता रहूंगा. No intermolecular forces between particles. सिर्फ no intermolecular forces भी लिख दोगे तो भी चलेगा, बात एक ही है, between particles लिखनी रहती है. अच्छा, फिर क्या लिखा है? Elastic collision between particles. Particles have negligible size compared to the size of container. Don't write size मेरा बच्चा, write volume. ठीक है, volume उसको quantize करना हमने. Size is not a mathematical quantity. Particles don't take up volume. Zunaira, इसको properly word करो. Volume of particles is negligible compared to volume of gas, as Zainab is saying. Can we say negligible forces? Minahil, negligible भी बोल सकती है. हाँ, no intermolecular force का मतलब यही हो गया, negligible intermolecular force. Volume of gas is negligible. Okay, not elastic collision. Not elastic collision नहीं है, elastic collision है. All of the collision are elastic. Move, continuous and random motion. अच्छा, ट्राई ये करो कि रैंडम मोशन वाला ना पॉइंट नहीं लिखो, क्योंकि वो आइडियल गैसेस की अजम्पशन नहीं है, बल्कि वो काइनेटिक मॉडल थ्योरी की है. राइट? और काइनेटिक मॉडल थ्योरी की जो बेसिक अजम्पशन है ना, वो हर चीज पे अप्लाई करती है कि हर चीज रैंडम मोशन में. सॉलिड में भी वाइब्रेशंस होती हैं, लिक्विड में स्लाइडिंग होती है, गैस में वो कंप्लीटली इधर से उधर उड़ रहे होते हैं. राइट? तो काइनेटिक मॉडल थ्योरी नहीं, जब वो आइडियल गैस की पूछे तो आइडियल गैसेस के ही स्पेसिफिक आप पॉइंटर्स वो लिखिए अपने पास. ठीक है? अच्छा, तो मैं जो हूं वो क्या लिख रहा हूं? मैं ये लिख रहा हूं all collisions between particles and container are elastic, right? And तीसरी वाली बात मैं क्या लिख रहा हूं? मैं ये लिख रहा हूं कि volume of particles is negligible compared to volume of gas. क्योंकि 3 ही लिखने, तो कोई सी भी 3 आपने लिखने होंगे. एक और भी होता है, तो वो क्या होता था? वो ये होता है कि भाई आपके पास जो है वो, नहीं बस यही थे ना, हमने तो यही पढ़े. कोलिजन बिटवीन, मैंने, मुझे 5 ही याद पड़े. एवरीथिंग इज इन रैंडम मोशन लिखा था एक हमने, और पता नहीं, एक सेकेंड मुझे जरा देखने दो. हमने अगर इसके अलावा कोई पढ़ी थी तो कौन सी थी, उसमें से ही बता दूं कौन सी लिखा करो ज्यादातर. स्टेट्स ऑफ मैटर. अच्छा, हमने पढ़ा था पार्टिकल्स आर इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन, पार्टिकल्स बिहेव एज रिजिड स्फीयर्स. हाँ, इन दोनों को ज्यादातर हम नहीं लिखते क्योंकि ये काइनेटिक मॉडल थ्योरी पे ज्यादा है. ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आ जाते हैं पॉइंटर्स, लेकिन ये सब चीजों के लिए ट्रू है, सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ट्रू नहीं है. आइडियल गैसेस के लिए 4, 5, 6 ये वाले पॉइंटर्स जो है ना, वो क्या करो, दिमाग में बैठा लो कि भाई ये वाले पॉइंटर्स हैं बेहतरीन वाले. आइडियल गैसेस के अगर पॉइंटर्स आए तो पहले ये 3 लिखूंगा, फिर अगर और रह गए हो तो फिर ये ऊपर में से कुछ भी मैं पॉइंटर्स जो है वो लिख लूंगा. ठीक है जी? तो ये चीज है. अच्छा, अब आ जाते हैं वापसी पेपर पे. अब क्या है हमारे पास? यार पता नहीं किसी ने मैसेज किया है, वो मैसेज गायब हो गया. अच्छा चलो. Explain why CHF3 deviates from the properties of an ideal gas at pressures greater than 300 atmospheres.
सो वो 300 एटमॉस्फेयर पे क्यों डिविएट कर रही है फ्रॉम दैट, फ्रॉम योर आइडियल गैस बिहेवियर? Particles become very close, so the size becomes significant. Very good. Volume not negligible. Very good. अच्छा, मैं फिर भी ये बोलूंगा, खुदा का वास्ता है साइज नहीं बोलो, वॉल्यूम बोलो. वॉल्यूम इज, हाँ, और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो. वेरी गुड. ठीक है, तो आपके पास जो है वो दो है पार्टिकल्स को, यस, हैव बीन रीइंफोर्स्ड. ओके, लाइक जस्ट से दे आर नो लॉन्गर नेग्लिजिबल, दे आर मोर सिग्निफिकेंट नाउ. ठीक है जी, कोई इस तरह से लिख लो, रीइंफोर्स्ड. Reinforced seems like a good way to see it. I like that wording, but फिर भी I am not sure about पेपर कौन चेक कर रहा है. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक रीजन लिखना है. ठीक है, you need to only write one reason, क्योंकि यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं कि आप पहले तो बताएंगे प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम, आपका जो पार्टिकल्स है वो क्लोजर टुगेदर है. पहली तो आपने ये बात लिखनी है. पहली बात आपको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इंक्रीजिंग द प्रेशर causes the particles to come close together. Causes the particles to come closer together. हाँ, अब इसको हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इट्स गोइंग टू डिविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. उनमें से कोई एक यहाँ पे एग्जाम में अगर आपने लिख दी तो वो भी ओके है, लेकिन बेटर ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए. जगह है तो सभी लिख दिया करो. ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करने की या जो है वो क्या कहते हैं, चांस लेने की जरूरत नहीं. सो इंक्रीजिंग द प्रेशर कॉजेज द पार्टिकल्स टू कम क्लोजर टुगेदर. CHF3 deviates from ideal gas behavior as the molecules now have a significant volume compared to container. Whoops, compared की spelling वाला लिख दी. Compared to container, and their intramolecular forces are also now more significant. ठीक है जी. तो जो हमने क्लास में भी डिस्कशन करी थी, जो आखिरी वाले जो मैंने आपको पॉइंटर्स लिखवाए थे आपके, उसमें वो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करवाते हैं या हेल्प करवाते हैं अंडरस्टैंडिंग व्हाई सम थिंग्स आर नॉट बिहेविंग एज आइडियल गैसेस एंड व्हाई सम थिंग्स आर. सर आंसर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से दे सकते हैं कि इफ आई कीप की एंड एन कांस्टेंट. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से बेटा तुम पी से यही बोलोगे वॉल्यूम कम हो गया है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कम हो गया है, वॉल्यूम ऑफ द गैस कम हो गया है. तो पहली पॉइंट है तो तुमने ये लिखी थी कि इंक्रीजिंग द प्रेशर कॉजेज द पार्टिकल्स टू कम क्लोजर टुगेदर. तो वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से निकालो या वो बॉयल्स लॉ से निकालो या जिस भी तरीके से निकालो, लेकिन पहली बात तो ये होगी प्रेशर इंक्रीज करने से हो क्या रहा है, वो पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर हो गए. एंड देन अब तुमने उनकी वायलेशन दिखा दी ना, जो 5th और 6th पॉइंटर्स थे कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस अब नेग्लिजिबल नहीं है और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी अब मतलब कंपैरेबल हो गया टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस. जी, एक वर्ड दोबारा यूज कर सकते हैं, इंटरमोलेक्युलर. अच्छा जी, मैंने फोर्सेस नहीं लिखा, ये भी लिख देते हैं. Intermolecular forces are also more significant. Sir, isn't the volume decreasing? हाँ, मैंने ही लिखा है ना. Increasing the pressure causes the particles to come closer together. That means the volume of the gas is decreased. But dear, I am not saying that the volume is of the container is bigger. I am saying क्योंकि पहले अगर कंटेनर इतना बड़ा था ना और तुम्हारे पार्टिकल्स अगर इतने छोटे छोटे थे, तो तुम्हें नजर आ रहा है कि इन चारों को ग्रुप टुगेदर करूंगा तो वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं बनने वाला, कंपैरेबल नहीं है. लेकिन अगर तुम कंटेनर या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस को ही छोटा कर दो और उसमें अभी भी वो 4-5 पार्टिकल्स घूम रहे हो, तो तुम्हें अब नजर आ रहा है कि पहले तो नेग्लिजिबल था, पहले तो सही था कहना नेग्लिजिबल, लेकिन अब वो काफी हद तक कंपैरेबल हो गए, सिग्निफिकेंट हो गया है वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स, यानी इट हैज बिकम मोर कंपैरेबल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. So therefore that is a violation and it therefore it is behaving like it's not behaving ideally anymore. Sir, ideal gases की straight line क्यों होती है PV against P वाले ग्राफ में? नहीं बेटा, देखो लाइन से नीचे नहीं जाओ, खुदा ये अपने आप अपने दिमाग से निकाल दो. लाइन से नीचे जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जो भी लिखना है इधर ही लिखो.
ठीक है जी। अगर कोई आंसर है जो आपको फौरन से क्लिक नहीं कर रहा है, इसकी मैं वर्डिंग कैसे लिखूं? पहले पेंसिल से नीचे पॉइंटर्स लिख लो, मुझे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। फिर उसको एक प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करके यहाँ पे इन्हीं लाइनों में लिखो। आप ब्लैंक पेज भी लिखोगे वो भी चेक नहीं होगा, आप इन लाइनों से बाहर निकलोगे वो भी चेक नहीं होगा। ठीक है जी। अगर आपको लिखना भी हो ना तो बहुत ही चिपका के लिखना है इसके साथ, ताकि वो स्कैन हो तो स्कैन हो जाए, वो वहां से रिमूव ना हो जाए। तो ये भी प्लीज, लेकिन कोशिश ये करें कि बिल्कुल भी बाहर ना निकले, इसी के अंदर आ जाए सब कुछ, इससे बाहर नहीं जाए आपकी कोई भी चीज। अच्छा, हाँ, एक वर्ड दोबारा यूज कर सकते हैं। और अच्छा, जी जोहा क्या हुआ? खदीजा, रिजवान आपका हो गया पॉइंटर क्लियर? अच्छा, किसी ने ये पूछा है कि ये वाली लाइन स्ट्रेट क्यों होती है? ये वाली लाइन स्ट्रेट इसलिए होती है बेटा, सर गलत आंसर लिख लिया फिर रेफरेंस दे दें ब्लैंक पेज का। गलत आंसर नहीं लिखो ना डियर, सोच समझ के लिखो। देखो, वो मोस्ट प्रॉब्ली तुमने अगर गलत आंसर लिख दिया वहां पे, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी जगह खराब हो। इफ यू आर अनश्योर, पहले पेंसिल से पॉइंटर बना लो। ठीक है जी, पॉइंटर बना लो, सोच लो थोड़ी देर, फिर उसको फेयर आउट कर लो। एक ही दफा पेन में नहीं चेक करते वो, अगर कहीं और लिखा हो या उसके नीचे लिखा हो, उसके ऊपर लिखा हो, वो चेक ही नहीं करते सैडली। सर डोंट दे स्कैन द होल पेज? यार देखो, स्कैन तो वो पूरा पेज ही करते हैं, लेकिन ऑनेस्ट बात ये है कि मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी चेक्ड कॉपी मंगवाई थी रिव्यू करने के लिए, तो उसमें उन्होंने जो भी बाहर लिखा हुआ था लाइनों से वो सब उन्होंने काट दिया था, उन्होंने कुछ भी रीड नहीं किया। तो ना ही करें तो हम बेटर है। ठीक है, लेट्स नॉट टेक एनी चांसेस। अच्छा, बहरहाल, अब समवन आस्क्ड मी कि पीवी अगेंस्ट पी, व्हाई इज इट कांस्टेंट फॉर योर, क्या कहते हैं, योर, व्हाई इज इट स्ट्रेट लाइन फॉर एन आइडियल गैस? अच्छा, बेसिकली हम सबको ये पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, राइट? अब अगर बच्चों मैं एनआरटी, देखो अगर मैं पीवी को पी के साथ वेरी कर रहा हूं तो इसका मतलब है एनआरटी कांस्टेंट है, दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। सो पीवी की वेरिएशन, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है क्योंकि मेरे ग्राफ पे पी है, मैं प्रेशर को वैरी कर रहा हूं, मैं एनआरटी को वैरी नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो इसमें ये जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, यह तुम्हें आप लोगों को याद भी होगा कि मैंने कहा था कि ये एक टेम्परेचर की लाइन होती है, और आपको याद होगा कि भाई एक T1 था, एक T2 था, एक T3 था, तो हमने उसमें बात करी थी कि कौन सी क्या लाइन होती है, राइट? क्योंकि हायर टेम्परेचर आप ज्यादा आइडियल होते हैं, लोअर टेम्परेचर आप कम आइडियल होते हैं। सो ये जो लाइन होती है ना, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की होती है, आप इस पे टेम्परेचर वैरी नहीं कर सकते इस ग्राफ पे। अगर आप टेम्परेचर वैरी करेंगे तो उसकी एक अलग से ही लाइन बनेगी, मतलब ऐसे नहीं होगा कि आप यहां से यहाँ टेम्परेचर भी वैरी कर रहे हैं साथ साथ। सो दिस लाइन, यानी ये जो लाइन होती है, दिस इज एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर, वन पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, अब तो उस बात का मकसद ये कि भाई एन भी कांस्टेंट है, मोल्स है उस गैस के, आर भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है, राइट? सो यू कैन क्लियरली सी कि आपकी जो पीवी की वैल्यू है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, राइट? अब मैं चाहे यहाँ पे P लिखूं या मैं इवन फॉर दैट मैटर यहाँ पे मैं V भी लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पी वी हम ऑलरेडी असर्ट कर चुके हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो देयरफॉर द आइडियल गैस की लाइन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा यूं कांस्टेंट लाइन आ रही होती है, राइट? अक्सर वस्तु को प्रेशर के साथ देखा जाता है क्योंकि इस तरह से ज्यादा आसानी से निकल आती है चीज, वॉल्यूम के साथ देखना वो थोड़ा सा वो हो जाता है, तो हम ब्रश के साथ ही देखते हैं। और इसका स्ट्रेट लाइन, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए बनती है क्योंकि पीवी कांस्टेंट रह रहा होता है जो आप टेम्परेचर को सेम रखते हैं, और ये सारी लाइनें एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर बनी होती हैं, डिफरेंट टेम्परेचर नहीं शो कर रही होती हैं इसमें। अदीना, यार वही बात हो गई कि अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है जी। तो अगर तुम्हारे पास जगह कम हो रही हो, मतलब इधर तुम लिखना है मुझे दो लाइनें लिखनी है, तो इसी में दो लाइनें करके लिख दो। लेकिन फिर भी ना बेटा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये लाइनें बहुत होती हैं अपना आंसर लिखने के लिए। तो वो पॉइंटर्स लिखो, पॉइंटर्स अगर कंफ्यूज भी करें तो वो पॉइंटर्स लिख लो नीचे कि यार ये वाले पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, ये मुझे मेंशन करने हैं। बाकी जो बेकार बातें हैं उनको इतना मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट वाली बातें यहाँ होनी चाहिए। नॉन इंपॉर्टेंट बातें वो भले बाहर चली जाए, वो पढ़ेगा भी नहीं वो एग्जामिनर, तो इससे कोई मसला नहीं है। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंटर्स आपके यहाँ पे होने चाहिए, वो नहीं जाने चाहिए ब्लाइंड से बाहर। ठीक है, अब इस पेज में कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन दैट आई डिडंट आंसर? ओके,
अब आ जाते हैं हम आगे। अब क्या है हमारे पास, डिफरेंट ट्राइहैलोमीथेन CHCl3 reacts with O2 to produce, हाँ अदीना हो सकता है ग्राफ बनाने को आ जाए सर, लेकिन हम पेंसिल से लिखेंगे, वी विल रन आउट ऑफ टाइम। नहीं बेटा खदीजा, यू विल नॉट रन आउट ऑफ टाइम। P2 में तो एटलीस्ट यू कैन नॉट रन आउट ऑफ टाइम, 1 hour 15 minutes का पेपर है, तो हम क्लास में भी सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा हमें पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए। 15 मिनट्स आपके पास फिर भी बचेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी रखो ईयरलीज की कि भाई तुम्हें मेजोरिटी चीजें ऐसी ही आ रही हो, मेजोरिटी चीजें चेंज भी नहीं कर रही, पीरियोडिसिटी वही है, ग्रुप 2 भी वही है, ग्रुप 70 भी वही है, एंथैल्पी चेंज है, साइकिल आ गई, एंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम आ गई, आइडियल गैस की कैलकुलेशन आ गई, इक्विलिब्रियम आ गई, ये मेन चीजें हैं, ऑर्गेनिक है, ये मेन चीजें हैं। तो ऐसी चीजें तो आपको आती हैं, वो आपने प्रैक्टिस करी है, तो वो तो आपने जल्दी जल्दी ही करना है, वो तो आपको अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। ये ना हो कि आप जो है वो बिल्कुल मर आके पेपर कर रहे हैं, कि जो है वो बहुत देर देर लगा के कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हर बच्चे का ये होना चाहिए कि भाई वो 60 मार्क्स का जो पेपर है वो आराम से 1 घंटे में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आराम से 1 घंटे में करें। 15 मिनट आपके पास बचेंगे, आपने कुछ रिवाइज करना है, कुछ रीचेक करना है, कुछ आपने फेयर आउट करना है। फेयर आउट वैसे नहीं बोलूंगा, कुछ भी लिखना है पहले पेंसिल से नीचे अलग लिख लो, और फिर उसको एक ही दफा में पेन लिखना, पेंसिल के ऊपर पेन फेरने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से कर लो, टाइम इतना होता है, और टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है जी। इट इज बेटर दैट यू डोंट वेस्ट एंड खराबेफाई दैट स्पेस दैट हैज बीन गिवन टू यू जस्ट बिकॉज यू वर लो ऑन टाइम। तो पहले से अपनी प्रैक्टिस रखनी, भाई मैं टाइम कंडीशन में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, टाइम कंडीशन में करना, एग्जाम में भी जाके आप कर लेंगे, ठीक है। और स्ट्रेस नहीं होनी जरूरत, कोई चीज अगर नहीं हो रही तो उसको वहीं देन एंड देयर छोड़े, कोई छोड़े, अगर कोई पार्ट नहीं हो रहा आपसे, आप परेशान हो रहे हैं यार कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अगले चीजों को कर लो, उस पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें कर लो, वापस आ जाना, वापस आके कर लेना इसको। वो 1 से 2 मार्क का ही होगा, इससे ज्यादा चीज या 2 3 या 4 5 मार्क्स ही होंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे पूरे पेपर में। बाकी इंशाल्लाह 55 50 तक तो आपको खुद ही क्लियर होगा, आप वो कर ही लेंगे, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। अच्छा, तो CHCl3 reacts with O2 to produce carbonyl dichloride. HCl is also released as a product of this reaction. Write an equation for this reaction of CHCl3 with O2. तो हमने CHCl3 की इक्वेशन लिखनी है with O2, तो CHCl3 plus O2 equals to क्या हो जाएगा ये, COCl2, राइट, COCl2, और क्या होगा, जिन्हें बोला HCl ही बनेगा ना, और ने स्टेट सिंबल्स तो बोले नहीं है, सो आई डोंट नीड टू राइट स्टेट सिंबल्स। अब हमने बस बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग क्या हो गई, हाफ और टू, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। सो वी जस्ट नीड टू पुट अ हाफ O2 ओवर हियर, एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, 2 क्लोरीन रह गए, एक H निकला, एक Cl हो गया, हो गई खत्म हमारी इक्वेशन, इजी पीजी। The conversion of CHCl3 to carbonyl dichloride can be monitored by infrared spectroscopy. The infrared spectrum of carbonyl dichloride is shown. On the infrared spectrum of carbonyl dichloride, identify with an X the absorption that would not be present in the infrared spectrum of CHCl3. So, which absorption would not be present? The 1700 वाली। इसके लिए आपको टेबल की भी जरूरत नहीं है, टेबल मैंने जब ही नहीं उठा के डाला यहाँ पे, ये तो हमने बात रटी रटाई थी कि C डबल बॉन्डो वाली एब्जॉर्प्शन तकरीबन 1700 पे आती है, OH की एब्जॉर्प्शन 2500 से लेके 3500 की रेंज में होती है, 2500 से 3000 कार्बोक्सिलिक, 3000 से 3500 अल्कोहल। ये तो मेन वाली है, ये तो आपको वैसे ही याद होनी चाहिए देखे बगैर टेबल को। हाँ, लेकिन अब आपके पेपर में टेबल दिया हुआ तो आपको डेटा बुकलेट की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे कि ये वाली जो एब्जॉर्प्शन है X, ये जो है वो मिसिंग होगी CHCl3 की, क्यों, बिकॉज ये C डबल बॉन्ड O की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है जी। यस, द टेबल विल ऑलवेज बी गिवन, द एब्जॉर्प्शन एट approximately 1700 per centimeter corresponds to C double bond O that is not present in CHCl3। अच्छा, अब मैं बाकी के लिए टेबल लेके आ रहा हूं, उन्होंने बोला है सजेस्ट अनदर डिफरेंस, तो हम अनदर डिफरेंस भी सजेस्ट कर देते हैं कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। 1 mark for value and second for identifying what particular group that is। मैं मार्क्स की भी देख लेता हूं, ये लिखा हुआ, ठीक है। एक मार्क तो X मार्क करने का है बेटा,
ठीक है जी। और फिर दूसरा जो है ये बताने का कि कौन सा बॉन्ड है जो आपके पास ये है। दिस इज द मार्किंग स्कीम फॉर दैट। एक मार्क आपको एक्स मार्क करने का मिलेगा और एक जो है वो आपको बताने को मिलेगा कि इसमें सी डबल बॉन्ड है। अच्छा मैं टेबल ले आऊं बच्चों, टेबल कहाँ गया हमारा, टेबल कहाँ से लेके आऊंगा मैं, मुझे एनालिटिकल से उठाना पड़ेगा, एनालिटिकल और ये और कंट्रोल सी और इंटर 18 22 ये लो। अच्छा अब जरा जो है वो क्या करनी है आप लोगों ने, ये टेबल का इस्तेमाल करना है, दोनों साइड बाय साइड रखा हुआ है मैंने। मुझे ये बताना है कि एक और डिफरेंस क्या होगा CHCl3 और COCl2 में इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो ये दोनों जो है वो टेबल और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मैंने COCl2 का दिया हुआ है आपको, आपने मुझे बताना है CHCl3 और COCl2 में एक और फर्दर डिफरेंस इन दोनों के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के, हो सकता है यहाँ पे नहीं विजिबल हो, आपने बस डिफरेंस बताना है कि वो क्या होगा। CHCl3 has a peak at 2850 to 2950. Yes. So basically ये तो इसमें आपको नहीं बताया जाता तो आपको पता ही है कि यार देखो आपके पास जो ये है CHCl3 है उसमें एक CH वाली पीक है, ठीक है जी, और जो है वो लाजिमन 3 Cl वाली CCl पीक्स होंगी। अब इस टेबल में CCl नहीं दिया हुआ होता इसमें, लेकिन CH दिया हुआ होता है, ये दिया हुआ। तो आपको पता है कि यार देखो COCl2 में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, राइट, देयर इज नो हाइड्रोजन इन इट। सो जो दूसरा वाला है COCl2, यू कैन सी कि यार देखो CCl वाली तो टेबल में दिखाई भी नहीं है, तो फर्क क्या है, बस CH और C डबल बॉन्डो का ही फर्क है ना। तो C डबल बॉन्डो तो हम लिख चुके हैं, अब हम CH का लिख देंगे। सो वी विल से COCl2 की अंदर जो है वो 2850 2950 वाली एब्जॉर्प्शन गायब होगी जो CHCl3 में होगी। ठीक है जी, टेबल गिवन होगा डेफिनेटली, जब भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का सवाल आएगा टेबल आपको गिवन होगा। ये पुराना पेपर है 2022 से पहले, इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको टेबल दिया जाएगा कि आप अब 22 ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं। सो CHCl3's spectrum will have CH absorption at 2850 to 2950 per centimeter, which will be absent for COCl2। सही है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट अभी भी? क्या हुआ सर, इन क्वेश्चंस डू यू हैव टू स्पेसिफाई लाइक स्ट्रॉन्ग पीक्स और शार्प और ब्रॉड पीक्स? हम जितना मैंने देखा है ना अब जैनब, जो रिसेंट वाले हैं ना उनमें ये स्ट्रॉन्ग वीक वाला कॉलम दिया भी नहीं जाता। ठीक है, ये तो मैंने आपके सिलेबस से उठाया है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग वीक वाली चीजें आपको दी हुई है। स्ट्रॉन्ग वीक आपको नहीं बताना होता, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और ज्यादातर एग्जामिनर आपको स्ट्रॉन्ग वीक वाला कॉलम देता ही नहीं है, वो उसको उड़ा ही देता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है सच आपके लिए। ठीक है, तो आपने उसके हवाले से परेशान होना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग वीक का बस वो थोड़ा बहुत ही है कि अल्कोहल वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि वो बहुत मोटी सी आएगी, या कार्बोक्सिलिक वाली OH वाली, वो तो मोटी सी आती है। तो वो एक ऐसी एब्जॉर्प्शन है जो स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ी ब्रॉड सी आती है। बाकी वाली ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अगर एग्जामिनर नहीं दिया हुआ टेबल में उसका मतलब है उसको कोई इस बात से सरोकार ही नहीं है, ना उसको कंसर्न है, वो देता ही नहीं अक्सर बेशतर टेबल में। ये तो सिलेबस का टेबल है इसलिए इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, तो डायग्राम शोज अ रिएक्शन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल है HCN एंड NaCN, देन P बना, P के अंदर हमने H2SO4 डाला, रिएक्शन 2 हो गया, देन कुछ हमने किया, फिर रिएक्शन 3 हो गया, फिर रिएक्शन 4 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारा आपके पास, हमारे पास क्या है, हमारा रिएक्शन सीक्वेंस है, राइट। तो सबसे पहले तो इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर मैं HCN और NaCN ऐड करूंगा तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी, एंड वी नीड टू बी ड्रॉइंग द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट जो है वो मेरे ख्याल से, अगर हम देखें, प्रोडक्ट जो है वो ये हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्डो एंड देन H। आई होप सबको याद हो मैंने कैसे बनाना सिखाई है सारी चीजें। आप क्या करते हैं, आप जो है वो ये वाला डबल बॉन्ड रिमूव करेंगे, इसके साथ OH लगा देंगे, हाइड्रोक्सी,
और नीचे यहीं पे ही नाइट्राइल आप प्रोड्यूस कर देंगे, तो हाइड्रोक्सी नाइट्राइल आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, तो इसको जरा हम डिस्प्लेड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेड क्या बनाएंगे अब, COH। ठीक है, फिर इसका मतलब है सब कुछ डिस्प्लेड दिखाना पड़ेगा, फिर CH और फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ आर थिंग। यस, तो ये हटा देते हैं हम, ये हो गया हमारा आंसर। व्हाट इज द वन ऑन द लेफ्ट कॉल्ड? कंडेंस्ड डिस्प्लेड। इट्स नॉट डिस्प्लेड, इट इज स्पेशली डिस्प्लेड का कंडेंस्ड वाला वर्जन, उसमें तुम CH3 CH2 को छोटा छोटा ही करके बनाते हो। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है? व्हाट इज रिएक्शन 3? डिहाइड्रेशन हो रही है ना? अगर आप देखें इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखें, तो यहां से इसने OH रिमूव किया और डबल बॉन्ड ऐड कर दिया, देखो यही हुआ है, यही हुआ है, उसने एडजेसेंट से एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया। सो दिस इज योर टिपिकल डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हो इसको, या फिर आप इसको एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, डिहाइड्रेशन इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ OH इज बेसिकली डिहाइड्रेशन, राइट? सो एलिमिनेशन एक तरीके से कह लो एक जनरल टर्म है, ऑक्सीडेशन नहीं है बेटा, ये जनरल टर्म एलिमिनेशन है। हाँ, अगर OH को ही हटा दिया, एलिमिनेट करें, तो उसको आप डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन। ऑक्सीडेशन नहीं है बेटा ये, ठीक है, डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रही, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, बस सीधा सीधा ये आपकी चीज निकली है उसमें से। सर इन वन MCQ इट वाज रिटन इट्स ऑक्सीडेशन, नहीं बेटा वो कुछ और होगा। ठीक है जी, वो ये इन वाला नहीं होगा रिएक्शन, यहाँ पर तुम्हें वो MCQ दिखाना पड़ेगा, तो मैं देख के बताऊंगा। Write an equation to represent reaction 4. Use O to represent the oxidizing agent. तो भाई reaction 4 क्या है? reaction 4 ये है कि सेकेंड डिग्री अल्कोहल गॉट ऑक्सीडाइज टू कीटोन। ठीक है जी, तो आपने जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल को क्या कर दिया? कीटोन में तब्दील कर दिया। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये भी कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है इक्वेशन लिख दो। अच्छा, अब इक्वेशन आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन कंडेंस डिस्प्लेड फॉर्म में लिखना चाहें, आप जो है वो इक्वेशन स्ट्रक्चरल में लिखना चाहें, आप इक्वेशन मोलेक्युलर फॉर्मूला में लिखना चाहें, बात सारी सही होंगी, दे वॉन्ट बी रॉन्ग, बिकॉज द एग्जामिनर हैज नॉट स्पेसिफाइड विच वे टू राइट। बट एक आइडिया पड़ रहा है कि यार इसने अगर इतनी जगह दी है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर हम कंडेंस डिस्प्लेड भी कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम कंडेंस डिस्प्लेड ही कर लेते हैं, हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो टेट्राहीड्रल नहीं दिखाना विद OH एंड CN, नहीं बेटा, डिस्प्लेड का मतलब ये नहीं कि टेट्राहीड्रल दिखाना। जहां जहां मैंने जबरदस्ती टेट्राहीड्रल बनवाया है ना अली, बस वहां का याद रखो, कायरलिटी दिखाते हुए टेट्राहीड्रल करना है। जो मैकेनिज्म है जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है, और क्या थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी, और एक और जगह से आया है, नहीं बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है ना, वहां पे टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट दिखाइए ना, तो वहां पे ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे बनाओ, बाकी जगहों पे इतनी कोई जरूरी बात वो नहीं है आपके पास। चलो इसको लिखते हैं, अब ये क्या है? ये है हमारे पास CH3 CHOH CO2H। ओके जी, CH3 COH H CO2H, क्या हो रहा है? हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज जब हम इसको कर रहे हैं तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया है? ये कन्वर्ट हो गया हमारे कीटोन में, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, और जो है वो H वहां से निकल गया दूसरी साइड से। ठीक है, यहाँ पे H नहीं बचा हुआ अब, तो वो H भी हमने गारत कर दिया और CO2H हम इसको बना दें, राइट? सो वी जस्ट नीड टू मेक CO2H। तो हमने टोटल कितने हाइड्रोजन एलिमिनेट करे? एक हमने हाइड्रोजन ये वाला निकाला है और एक हाइड्रोजन हमने ये वाला निकाला है, यानी टोटल 2 निकाले। तो इसका मतलब हाइड्रोजन खुद तो नहीं निकलते, हमने पढ़ा हुआ है कि H2 नहीं लिखेंगे हम इसको, बल्कि जब ऑक्सीजन मौजूद है तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O बना लेगा। ठीक है, बाकी आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड है ना। CH3CO आ गया, CO2H आ गया, 2 H निकले तो उनका हमने पानी बना दिया, एक ऑक्सीजन की ही जरूरत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों? अच्छा, इसकी रिएजेंट्स क्या होते हैं? इसका रिएजेंट हमारे पास K2Cr2O7 होता है, एसिडिफाइड होता है। और क्या लिखेंगे इसके साथ? और कुछ करना पड़ता है? हीटिंग अंडर रिफ्लेक्स करनी पड़ती है। नहीं, सिर्फ रिएजेंट बोला हुआ है, कंडीशन बोली ना, तो हम लिखेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स। अगर आपको पूरी तरीके से कन्वर्ट करना है तो भाई आपको हीट अंडर रिफ्लक्स भी करना पड़ता है यहाँ पे। Yep. Can we also use KMnO4? Yes, you can use KMnO4 as well. ठीक है, क्योंकि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन है ना। हाँ, KMnO4 भी चल जाएगा आपके पास। हाँ, KMnO4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। Compound Q is formed as a mixture of two optical isomers. Explain what is meant by the term optical isomers. Molecules that are non-superimposable. Sir, the one on the left. एक सेकेंड। अच्छा, वापस जा रहा हूं सर। द वन ऑन द लेफ्ट, इट हैज बोथ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यस डियर, इट हैज बोथ। इट इज अ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें दोनों चीजें हैं। और ये लो, एक सेकेंड, आपने कहा था वापस लो। अगर किसी को पूरा पेज चाहिए तो ये लो, पूरा पेज ये रहा। सर H2SO4 भी लिखना पड़ता है इन लास्ट वन? नहीं, असल में H2SO4 का मकसद ही ना एसिडिफाई करना। तो तुम एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिख लो, या तुम K2Cr2O7 प्लस H प्लस लिख लो, या तुम K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिख लो। एक बात ये है। यस, आई यूज ओपन बोर्ड एंड इट इज फ्री, इट इज फॉर विंडोज। बट व्हाई नॉट जस्ट यूज माइक्रोसॉफ्ट वन नोट? वन नोट इंस्टॉल्ड आता है विंडोज के साथ, तो वन नोट इस्तेमाल कर लो, वन नोट ज्यादा बेटर है। It's not primary alcohol, Mustafa. It's secondary alcohol. Look, this carbon has two carbon groups attached on it. एक CH3, एक CO2H। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका यह था कि इस कार्बन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है, आपके पास अल्कोहल है। अच्छा, so molecules that have a chiral carbon atom which has four different groups attached to it and forms two, yeah, molecule that have a chiral carbon atom which has four different groups attached to it and forms non-super imposable mirror images। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या थी? आप सिर्फ ये लिखे कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। मैंने और डिफाइन कर दिया, इतनी सारी लाइनें दी मैं, तो भाई मैं रिस्क क्यों लूं, मैंने सब बता दिया इसके बारे में। हाँ, सिर्फ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ही लिखना है यहाँ पे। लेकिन फिर भी भाई लाइनें इतनी दी हुई है, क्या पता, तो श्योरिटी तो नहीं, तो आप सब लिख दो। लाइनें अगर दी है तो वो लिख दो, नहीं दी हुई तो फिर हाँ बस नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस वाज ओके। यहाँ पे तीन लाइनें दी हुई नहीं, मैंने कहा भाई क्या पता वो कुछ और भी देखना चाह रहे हो। जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, कुछ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि भाई जब पेपर कर रहे हो तो बस ये नहीं कर देना कि भाई ये बस मैं यही करके आऊंगा। थोड़ा बहुत अगर जगह और हो तो उधर बकवास लिख देना। ठीक है, और कभी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली नहीं छोड़ना, उसमें कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाना। फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख के आ जाना। कोई रिएजेंट याद नहीं आ रहा, फिर भी जो भी कुछ याद आ रहा है उल्टा सीधा लिख के आ जाओ, क्या पता वो सही हो जाए। कभी भी स्पेस को खाली, अगर तुम्हारे पास है जगह, लाइक डोंट नेवर लीव अ क्वेश्चन एम्प्टी। हाँ, और बाकी ये है कि यहाँ पे ये सब जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया जस्ट फॉर द सेफ साइड। तो इफ यू फील लाइक यार मुझे भी लगता है कि मैं भी सेफ साइड रखूं, मैं रिस्क नहीं लूं, तो मैं भी सब, आप भी सब लिख दें। अच्छा, क्यू क्या है? क्यू 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 ये रहा। इसके हमने जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाने हैं। हाँ जी, तो हम कैसे बनाते थे? इजी पीजी, वी विल जस्ट ड्रॉ द कायरल वर्जन फॉर इट, ओ सॉरी टेट्राहीड्रल वर्जन ऑफ इट। तो ओ OH को ऊपर बना देते हैं, ठीक है जी, और हाइड्रोजन पीछे भेज देते हैं, और CO2H आगे ले आते हैं, और ये CH3 इधर बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया।
और जो है वही हो गया। कोई मिस्टेक तो नहीं करी मैंने? मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे? मार्क्स कटेंगे। कौन बोलता है मार्क्स कटेंगे, कौन बोलता है मार्क्स नहीं कटेंगे? हाँ जी, क्या गलत है दोनों स्ट्रक्चर्स में? डॉटेड थिंग गलत नहीं है। टेट्राहीड्रल गलत है, टेट्राहीड्रल भी गलत नहीं है। जुनैरा, जिस मैकेनिज्म में मैंने हैशेस और वेजेस सिखाई हैं, यानी जो तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला है, वहां पे तुम्हें हैश और वेजेस बनानी पड़ेंगी, बाकियों में जरूरत नहीं है। मसला इस बात का है कि आपने इसको ऐसे दिखाया है कि हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट कार्बन इज बॉन्डेड विद कार्बन, नॉट हाइड्रोजन। एंड सिमिलरली यहां पे भी अगर आप देखें वही मसला है, ऐसा लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन है, विच इज रॉन्ग। तो आपको इसको जबरदस्ती उल्टा करके लिखना पड़ेगा, आपको इसको CO2H लिखना पड़ेगा। ये दो मिस्टेक्स थी यहाँ पे। यस। ओके। R can be used to make a polymer in 2 steps. सर हम वेज एज इट इज नहीं बना सकते। एज इट इज क्या मतलब? तो शुरू में थी। यूं कह रहे हो? आर दिखा दूं? एक सेकेंड भाई, पता नहीं ये ना आप क्या बोल रहे हो। इफ यू कैन अनम्यूट तो मैं एयरफोन्स पहन लेता हूँ, एयरफोन पे समझा दो भाई मुझे। नहीं सर, जो नीचे है एरो, तुम ये कह रहे हो कि जैसे हमने ये यूं बनाया, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम इसको यूं नहीं बना सकते। आर यू आस्किंग दिस? ये मिरर नहीं बना ना इसका। मिरर इमेज में क्या होता है, जो चीज मिरर से करीब होती है वो मिरर के करीब ही आती है ना, राइट? और जो चीज मिरर से दूर होती है वो मिरर से दूर ही जाती है। तो अगर तुमने इसको यूं बेंड करके यूं दिखाया तो तुम इसको भी यूं बेंड करके दिखाओगे, ये मिरर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से भी मिरर की तरफ जाना चाहिए उसको, ठीक है? वो मिरर से फिर अवे नहीं जा सकता, फिर वो मिरर इमेज नहीं कहलाएगी। सर इफ वी राइट C2OH, नहीं C2OH, CO2H, हाँ सही है। बट द बॉन्ड कनेक्ट्स टू कार्बन, वुड दैट बी रॉन्ग? बेटा मुस्तफा, तुम कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तुम मुझे बोलना चाह रहे हो कि तुम इसको ऐसे लिखोगे, CO2H लाइक दिस? आई वुड से व्हाई डू यू वांट टू डू दैट भाई, इसको ऐसे ही लिखो। ऐसे ही लिखोगे, ऐसे नहीं वो C वहां लगा दिया, O2 और इधर उधर कर दिया। इसको ऐसे ही लिखो बेटा। अच्छा, फिर क्या है, अब आर का स्ट्रक्चर देखना है हमने। आर 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 आर। लेट्स जो है वो ये ले आते हैं। अब इसमें क्या करना है, पॉलीमराइजेशन बनानी है। क्या बच्चों वाला पेपर है यार? A2 केमिस्ट्री में आओ तुम लोग। ये तो हलवा तरीन पेपर, इजी पीजी। मैं तो कुछ करना भी नहीं है, दिमाग भी नहीं चलाना, खुद ही हो रहा है पेपर सॉल्व। CO2H, H और ये, ठीक है। और जो है गलती कर दी, क्या गलती करी है सर? WH CO2Na। अच्छा, W को इन्होंने वो भी कर दिया। स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं ना? हाँ, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन हुई, फिर ये बनाना है NaOH, ठीक है जी। तो इसको जो है वो CO2Na करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। आपने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। और ब्रैकेट्स लगा के इसको NB लिखना होगा, राइट? ये करना होगा नहीं करना होगा? नहीं करना है ये, ठीक है। दिस इज अ रिपीट यूनिट, दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर द पॉलीमर। रिपीट यूनिट का मतलब होता है बस शराफत से डंडियां मार के आओ, उसके अराउंड ब्रैकेट श्रैकेट बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पेपर में कभी भी नहीं मांगेगा वो आपसे पॉलीमर, वो आपसे रिपीट यूनिट ही मांगता है। एक रिपीट यूनिट, दो रिपीट यूनिट, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। पता नहीं इसके 3 मार्क क्यों दिए, मैं पागल वागल हो गया एग्जाम में। हो सकता है उसको पेपर बनाने का दिल नहीं चाह रहा, उसने कहा भाई। अच्छा,
अब आ जाते हैं इधर। सर कुछ टीचर्स ओ एंड एन ए पे चार्ज भी शो करते हैं। हाँ कर लो कर लो, अगर तुम्हें लगता है मुझे चार्ज शो करना चाहिए तो ये बेसिकली CO2 माइनस और Na+ होता है, शो कर लो। ओके, नहीं भी शो करो तो कोई मसले की बात नहीं, तुम उसके अंदर शो कर दो आयनिक कंपाउंड, वो कैसे आयन आयन कैटायन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड Z CH2 डबल बॉन्ड CH3 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम R। ठीक है जी। Z can be used in a two-step process to produce 2-amino-propane. In the first step, Z reacts with HBr to form two products. The structure of the product depends on which intermediate is formed, intermediate 1 or intermediate 2. Explain why intermediate 1 is more likely to form than intermediate 2. तो intermediate 1 more likely to form क्यों है than intermediate 2? Intermediate 1, why is it more stable than your intermediate 2? अच्छा, मेरे माइक में से शोर तो नहीं आ रहा ना कोई? आई होप नहीं आ रहा हो। अच्छा ठीक है। मोर स्टेबल एज मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जाहिर बात है एक के ऊपर ज्यादा अल्काइल ग्रुप से, एक के ऊपर कम अल्काइल ग्रुप से। और अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं? दे कॉज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दे पुश देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द पॉजिटिव कार्बोकैटायन स्टेबलाइजिंग इट। ठीक है जी। तो लेट्स जो है वो डू दैट। ठीक है जी। तो लेट्स डू दैट। क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे कि मोर या इंटरमीडिएट 1 इज मोर स्टेबल is more stable as it has more as the carbocation has more alkyl groups on it, which contributes to greater positive inductive effect. ये क्या लिखा है मैंने? As it the carbocation. Intermediate 1 is more stable as the carbocation has more alkyl groups on it, which contributes to greater positive inductive effect as the alkyl groups push electron density towards C positive atom, stabilizing its charge. ठीक है, सबको ये तो पता है ना कि ये स्टेबलाइज कैसे होता है, या मैं दोबारा से रिकॉल करवा दूं ये बात? हाउ इज इट इवेंचुअली स्टेबलाइज्ड, या हम स्टेबलाइजेशन यहाँ पे क्यों कह रहे होते हैं? अच्छा, तो जो है वो हमारे पास जो इधर ये है, होता बेसिकली ये है कि देखो, ये जो पॉजिटिव का चार्ज है ऑब्वियसली ये +1 होगा, यहाँ पे भी +1 होगा। अब बात ये होती है आपके पास कि आपका जो ये है ना, जो ये वाले जो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं। और वहां से भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेंगे, जो आपका जो +1 का चार्ज है ना, हो सकता है वो रिड्यूस होके +0.8 बन जाए या +0.5 बन जाए। ये दोनों 0.25 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करके उसका चार्ज जो है वो टोटल 0.5 से रिड्यूस कर दें। और यहाँ पे अब क्योंकि एक ही पुश कर रहा है, तो हो सकता है वो इसको रिड्यूस करके 0.8 तक ही लेके जा सके। So therefore intermediate one is more stable. That is why, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से वो जो चार्ज होता है बहुत बड़ा, +1 का जो मैग्नीट्यूड आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वो ज्यादा देर तक सॉल्यूशन में ये वाला आयन रह सकता है, वो वाला आयन नहीं रह सकता। वो वाला आयन फौरन किसी ना किसी चीज से अटैक होके वापस से वही चीज बन जाएगा जो आपके पास पहले थी। इट इज गोइंग टू गेट अटैक्ड बाय इट्स हाइड्रोजन। यहाँ से जो भी आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, जो भी चीज थी, पता नहीं क्या रिमूव कर रहे हैं, वॉट एवर इज बीइंग रिमूव्ड, तो वो रिमूव ही नहीं हो पाएगी, वापस आके जुड़ जाएगी। इट वॉन्ट बी एबल टू बी रिमूव्ड, इट विल जस्ट गो एंड कंबाइन अगेन। लेकिन इसमें उसको इतना टाइम मिल जाएगा कि वो एस्केप कर ले और फिर ये जो है वो दूसरी चीजों के साथ क्या कर सके? रिएक्ट कर सके। अच्छा, बहरहाल फिर हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ये है, when intermediate forms the product of the first step is T,
कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ एस टू टी। ठीक है जी। सर कैन वी राइट अबाउट प्राइमरी? यस, यू कैन राइट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और बेटर यही है मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी मेंशन कर दो कि इंटरमीडिएट 1 इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन whereas intermediate 2 is only a primary carbocation, so it will have more positive inductive effect as compared to intermediate 2 because the alkyl groups will push more electron density stabilizing the charge. ठीक है, वो भी बेटर ही, ऑब्वियसली बेटर, it is going to go in your favor. Complete the diagram to show the mechanism for the conversion of Z to T. Include all relevant charges, partial charges, curly arrows and lone pairs. क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास addition mechanism है, तो हमने इसको इलेक्ट्रोफिलिक addition की तरह बनाना होगा। क्या दिखाएंगे हम सबसे पहले इसमें? What things should we show? H plus H will be delta positive, bromine will be delta negative। फिर partial charges हो गए, फिर क्या करेंगे? कर्ली एरो फ्रॉम बॉन्ड ऑफ H to Br। ओके जी। सो यहाँ पे कर्ली एरो क्या करेगा? ब्रोमीन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा दोनों। फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक, डबल बॉन्ड ब्रेक अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन को। ठीक है, इट्स गोइंग टू कम इन एंड अटैक दिस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इन्होंने कहाँ पे करा है? ये क्या हुआ? अच्छा, हाइड्रोजन इन्होंने उस वाले कार्बन को दे दिया, बिल्कुल सही किया है, वो पॉजिटिव कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ पे क्या बनाऊंगा? और नहीं नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा ना, CH3 बन जाएगा। हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन दैट हैज गॉट मोर हाइड्रोजन ना, सो ये क्या बन गया? अब CH3 बन गया, CH3, ये भी CH3 था, CH3, ये वाला पॉजिटिव कार्बोकेटायन बन गया, इस पे H बन जाएगा। समझी? तो ये बस एक डिफरेंट तरीके से बना के दिखाया हुआ है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही ये जो तुम करती हो। ठीक है, वी विल शो ब्रोमीन विद इट्स लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। सो वी विल शो ब्रोमीन, रेडिकल नहीं है, इट्स नॉट अ रेडिकल, इट्स समथिंग दैट हैज गॉट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर देगा? कार्बन को अटैक कर देगा। कोई चीज हमने भूली तो नहीं है? ये हो गया डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव माइनस लोन पेयर्स प्लस डेल्टा पॉजिटिव। हाँ सही, आई थिंक एवरीथिंग इज कंप्लीट। तो ये भी हमारा जो है वो हो गया। फिर क्या बोला भाई हमको? ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोफाइल। bromine is not electrophile, I would say the electrophile is the whole species HBr। अगर तुम ईगल आई व्यू से देखोगी तो whole of HBr got added ना, तो you will say this whole HBr was an electrophilic species, और ये पूरी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी ऐड हो गई इसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। समझी? दिस इज हाइड्रो हाइलोजिनेशन। यस, हाइड्रो नहीं बोलोगे, हाइड्रो, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, हाइड्रो खैर नहीं होता इसके। हाउ इज HBr इलेक्ट्रोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। देखो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना H प्लस H को, तो इसको इलेक्ट्रॉन लविंग थी ये स्पीशीज, जब भी कार्बन ने इसको अटैक करके अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो इन द स्टार्ट द रिएक्शन स्टार्टेड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, इसने कार्बन से उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। उसके बाद फिर जब जो भी हो रहा है वो आगे की कहानी है, अंदर की मैकेनिज्म की कहानी हो गई। अच्छा, T can then be converted into 2-amino-propane. Name the mechanism for this conversion. Nucleophilic substitution, very good. So it is nucleophilic substitution। ठीक है जी। फिर क्या है हमारे पास? Compound SCH3COCO2H can be reduced by LiLH4। Complete the equation showing the structural formulae। अब structural formula से ही करना है। Represent this reaction, use H represent the reducing agent। हाँ जी, इसमें कौन से ऐसे दो ग्रुप्स हैं जो रिड्यूस होंगे? एक कीटोन है इसके अंदर, ये रहा कीटोन। कीटोन क्या बनता है? कीटोन बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है प्राइमरी अल्कोहल, राइट? सो वी शुड रिड्यूस बोथ ऑफ देम बिकॉज LiLH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो CO2H को भी रिड्यूस कर देगा। अच्छा, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो पहले कंडेंस डिस्प्लेट बना के देख ले क्या बनेगा, राइट? पहले कंडेंस डिस्प्लेट बना लो, फिर जो है वो कर लेना। अच्छा, अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो उसका तो बहुत आसान होता है, उसका ऑक्सीजन रिमूव करो और ऊपर नीचे हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये CH2OH बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल याद रखना CH2OH होता है। और कीटोन के लिए क्या करेंगे? उसको हमने सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में लिए हमें एक डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको OH बनाना पड़ेगा, और इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। सो बेसिकली आई नीड टू ऐड हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3
CH OH, सही है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कोई गलती तो नहीं करी इसमें? कैन यू शो इट अगेन? ओके, आई विल शो यू इट अगेन। अच्छा जी, तो क्या था? CH3, C डबल बॉन्ड O, देन COOH। ठीक है खदीजा। नाउ व्हाट आर यू वांटिंग टू डू? यू आर वांटिंग टू रिड्यूस दिस इनटू द रिस्पेक्टिव थिंग्स। कीटोन को बनाओगी तुम सेकेंडरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाओगी प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, कीटोन टू हमें क्या करना है? हमने सेकेंडरी अल्कोहल करना है। सेकेंडरी अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है CHOH। और कार्बोक्सिलिक एसिड टू जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH2OH होता है। सही है। अब अगर मुझे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में तब्दील करने के लिए डबल बॉन्ड नो हटाओ, COH रह गया, बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, CH2OH हो गया। ठीक है, इसी तरह कीटोन है। कीटोन के लिए तुम क्या करोगी? पहले डबल बॉन्ड हटाओगी, इसको COH बनाओगी सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए, और इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर दोगी। तो CH3 CHOH CH2OH। यहाँ पे मिस्टेक ये थी कि हमें ब्रैकेट भी ऐड करना है, OH हमारी ब्रांच में है। तो CH3 CHOH CH2OH हो गया। हाइड्रोजन कितने ऐड करूं इसमें? और पानी भी रिलीज होगा। वेरी गुड, हमारा पानी भी रिलीज हो रहा है ना, क्योंकि हमने C डबल बॉन्ड एक रिमूव किया ना। वी रिमूव दिस ऑक्सीजन, वी हैव रिमूव दिस ऑक्सीजन, ये यहाँ पे नहीं अब। हमने उसको पानी की तरह एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, उसको H2O भी करना पड़ेगा। राइट, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ पे आए, दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, तो चार हो गए, और दो और आ गए, तो छह हो गए मेरे ख्याल से। आई नीड 6 हाइड्रोजन ओवर हियर। ठीक है, नॉट 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। बिकॉज इधर कितने थे? इधर हाइड्रोजन नहीं थे, तुमने क्या किया? तुमने इसको CHOH बना दिया, यानी कीटोन में तुमने दो हाइड्रोजन ऐड किए हैं, तो दो हाइड्रोजन इसलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तुमने दो हाइड्रोजन ऐड किए हैं, तो दो हाइड्रोजन इसलिए। और एक ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ था, तो उस ऑक्सीजन को भी पानी बनाना है, तो उस ऑक्सीजन को भी तुमने H2O में रिलीज किया, तो दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर। तो टोटल जो है वो 2 + 2 4, 4 + 2 6 हाइड्रोजन हो गए, जो तुम्हें अपने ऐड करने पड़ेंगे। रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन किसी को भी? ओके जी। Other reducing agents containing group 1 metal cations include LiBH4, NaBH4, and KBH4. The strength of the reducing agent depends on the size of its cation. Give the electronic configuration of Na plus cation. 1s2, 2s2, 2p6. Very good. 1s2, 2s2, 2p6. क्यों 2p6? क्यों? क्योंकि सोडियम होता है 3s1 में ऐड करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। लेकिन हमें Na प्लस का लिखना है, यानी उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। राइट, अच्छा। एंड मुस्तफा, इट्स नॉट ओनली व्हेन इट टेल्स इट्स, यूजुअली यू वुड बी शोइंग इट लाइक दैट, क्योंकि तुम पूरा KMnO4 की इक्वेशन या K2Cr2O7 की नहीं लिखोगी वो सारी चीज। ठीक है, तुम इसको और एच से ही रिमूव दिखाओगे। अगर उसने नहीं भी बोला हुआ ना, उसने बोला हुआ रिडक्शन की इक्वेशन लिख दो, ऑक्सीडेशन की, तो तुमने तब भी O और H से ही दिखाना है। ठीक है जी, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प करता है उस बात में, तो इट विल हेल्प यू इन दैट वे। अनलेस एंड अनटिल इट्स समथिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे तुमने अल्कीन्स टू अल्केन की कन्वर्जन पढ़ी, वो H2 प्लस निकल कैटलिस्ट, तो उसमें तुम हाइड्रोजन ऐड करके सीधा सीधा वो भी कन्वर्ट कर देते, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं, वो भी काइंड ऑफ रिडक्शन ही होती है, तो वो तो तुम ट्रैक कर सकते हो। हाँ, लेकिन जहां पे K2Cr2O7 है या KMnO4 या ऐसी चीजें हैं, ठीक है, LiLH4 है, NaBH4, तो इसके लिए H इन ब्रैकेट या ऑक्सीजन इन ब्रैकेट इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड सजेस्ट बाय आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन ग्रुप 1। आई होप दिस इज ऑल्सो इजी पीजी। Nuclear charge increases, shielding also increases, or number of shells increases, so therefore your ionic radius increases। है ना, इसको कर ले, लिख ले। 1 मार्क के लिए लिखना है, 1 मार्क के लिए वैसे ये लिखना होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इसलिए कर रहा है, लेकिन पूरी चीज फिर भी बता देते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, nuclear charge and shielding by inner shell electrons both increase down the group and cancel each other out.
ionic radius increases as the number of shells increases down group 1. That's done. Every P2 paper is generally easy, dear. It's not hard. बच्चे कहते हैं सर आप करवाते हैं बहुत आसान लगता है, खुद करने बैठो तो बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से खुद भी करने बैठो तो मुश्किल नहीं होता। और बच्चों को ये होता है कि उनको थोड़ा सा दिमाग कम इस्तेमाल करने की आदत होती है ऑन देयर ओन। तो अगर आप अपना दिमाग अपने ऑन में भी सही इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल से पेपर 2 मुश्किल होता ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। 55-60 लाना मुश्किल है ही नहीं है इसमें। जो बच्चे पेपर 2 में भी 30-20 मार्क्स लेके आ रहे होते हैं उनके लिए जेन्युइनली जेन्युइनली मेरे अल्फाज क्या है कि बेटा आप क्यों कर रहे हो ये लेवल। अगर आप पेपर 2 में भी 30-20 मार्क्स लेके आ रहे हो, या आप जो है वो 35 या आपके कुछ इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सबके मार्क्स 40 अबव तो भाई मरे से मरे के भी आ जाने चाहिए। 50 अबव यू शुड एम, क्योंकि अगर आपने 50 अबव लेके आ गए तो यू विल बी बेटर देन द 90% ऑफ द रेस्ट। तो फिर आपको P3 और P1 में थोड़ी सी तसल्ली होगी। P3 वैसे बहुत सारे बच्चों का पहले हो जाएगा P2 से। तो P3 में भी भाई थोड़ा सा ख्याल से ध्यान से करना चीजों को। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग P3 भी पता नहीं फॉर सम रीजन खराब कर देते हो। P3 और P1 दोनों खराब करने की कोशिश करते हो तुम लोग।